बेहतरीन हरेम नॉवेल्स जोड़ार 18 नॉवेल्स के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। दोनों का लिंक चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अध्याय 41 गुप्त आक्रमण। भविष्य में एक बार जब उसका करियर बड़ा और मजबूत हो गया और उसके पास कुछ खाली समय था, तो वह प्रासंगिक ज्ञान सीख सकता था। एकाधिकारवादी मंच बनाने के लिए सृजन की शक्ति का उपयोग करना असंभव नहीं था। ये सचमुच दिलचस्प होगा। उनके बीच एक क्षण की चुप्पी के बाद बेली किंगहुई ने अंततः धीरे से कहा, मैं वापस जा रहा हूँ। ध्यान रखना बड़ी बहन। मम्मा, अगर कोई खबर हो या आपको किसी चीज के लिए मेरी जरूरत हो तो फ्लाइंग स्वॉर्ड संदेश भेजना न भूलें। महामहिम संत ने महसूस किया कि वह आज उसके करीब आ गई है और उसका डर दूर कर दिया है, जिससे उसका मूड बेवजह सुखद हो गया है। जैसे ही वह मुड़कर उड़ने वाली थी, उसकी नज़र अचानक चांगएन के पीछे पड़ी। शहर के गेट पर पानी नीले रंग की धुंधली पोशाक पहने एक महिला बाहर जा रही थी। बांस की टोपी और घूंघट से उसका चेहरा ढका होने के कारण उसकी विशेषताएं दिखाई नहीं दे रही थीं, लेकिन उसकी आकृति हवा में लहराती एक कमजोर विलो की तरह सुंदर, कोमल और सुरुचिपूर्ण थी। उसकी स्कर्ट का हल्का नीला किनारा बहते पानी की तरह था, और जब वह हल्के, कमल जैसे कदमों से आगे बढ़ रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे वह धुंधली, ताज़ा भाप में लिपटी हुई है। वह महिला झरने के कोमल पानी के तालाब की तरह थी, जो हर किसी की निगाहें अपनी ओर खींच रही थी। बेली किंगहुई को अचानक एक महिला का अंतर्ज्ञान हुआ कि घूंघट के नीचे इस नीली स्कर्ट वाली महिला कल्टीवेटर की शक्ल उससे कमतर नहीं होगी। चांगएन ने भी उसकी नज़रों का अनुसरण किया और पीछे मुड़कर कहा, यू याओ, क्या संयोग है। संत की नज़र तुरंत उस पर टिकी। यू याओ, जो अभी अभी शहर के गेट से बाहर निकली थी, उसे भी यहाँ अपने छात्र से मिलने की उम्मीद नहीं थी, खासकर उसके बगल में एक सफ़ेद स्कर्ट वाली महिला जिसके पास बहुत लंबे पैर थे। उस महिला की मूल प्रतिस्पर्धात्मकता उससे भी अधिक मजबूत थी, और वह थोड़ी लंबी भी थी। अपने चेहरे को घूंघट से ढंकने के बावजूद भी उसके फिगर को देखकर ही वह स्पष्ट रूप से एक दुर्लभ सुंदरता लग रही थी। उसका ये पड़ोसी भाई सचमुच महिलाओं के लिए एक चुंबक था। यू याओ अंदर से शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सकी। चांगएन, क्या आप शहर छोड़ रहे हैं? 10 दिन से अधिक समय एक साथ बिताने के बाद दोनों ने लंबे समय से एक दूसरे को फेलो डाओइस्ट के रूप में विनम्रतापूर्वक संबोधित करना बंद कर दिया था और अब सीधे अपने नाम का उपयोग करते थे। मैं शहर नहीं छोड़ रहा हूँ, बस अपनी बड़ी बहन को विदा कर रहा हूँ। ये देखकर कि बेली किंगहुई चुप रहे, चांगएन के पास उन्हें संक्षिप्त परिचय देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह मेरी पड़ोसी यू याओ है, और यह युकिंग इम्मोर्टल संप्रदाय से मेरी वरिष्ठ बहन है। दोनों महिलाएं एक दूसरे का चेहरा देखने में असमर्थ थीं, दोनों ने हल्का सा सिर हिलाया। बेली किंगहुई को अपने फ्लॉलेस आइस सोल के माध्यम से उसकी स्पष्टता का एहसास हुआ और उसने इससे अधिक कुछ नहीं कहा। उसने हवा में तैरने से पहले शांतिपूर्वक अभी जा रहा हूँ शब्द छोड़ा और चांगएन पर एक संक्षिप्त नज़र डाली। फिर वह एक सफ़ेद एस्केप लाइट में बदल गई और पलक झपकते ही क्षितिज में गायब हो गई, अपने पीछे केवल बिखरे हुए बादलों का निशान छोड़ गई जो घूमते बर्फ के टुकड़ों की तरह बह रहे थे। वाह, एक नवोदित आत्मा पावरहाउस। बादलों के बिखरने और शून्यता के टूटने के इस चौंकाने वाले दृश्य को देखकर शहर के द्वार में प्रवेश करने वाले और बाहर निकलने वाले लूज कल्टीवेटर्स ने विस्मयादिबोधक के स्वर छोड़े। उनकी आंखें ईर्ष्या से भर गईं। यू याओ भी नवजात आत्मा आभा के अचानक विस्फोट से चौंक गई
और चांगएन की ओर उसकी नज़र और भी अजीब हो गई। वह किस तरह के लोगों के साथ जुड़ा हुआ था? पिछला बाजार रक्षक कप्तान, एक अर्ध गोल्डन कोर, पहले से ही काफी बड़ा चढ़ाकर बताया गया था, और अब एक नवजात आत्मा पावरहाउस प्रकट हुआ था, जो यूकिंग इम्मोर्टल संप्रदाय का एक आंतरिक संप्रदाय शिष्य भी था। हालांकि वह लेट स्टेज फाउंडेशन प्रतिष्ठान में एक संप्रदाय शिष्या भी थी, लेकिन इस क्यूई रिफाइनिंग स्टेज छोटे भाई के सामने उसे वास्तव में आत्मविश्वास की कमी महसूस हुई। तुम शहर क्यों छोड़ रहे हो? क्या तुम मुझे आज दोपहर को सबक नहीं दे रहे हो? चांगएन ने अपनी दूर की नज़र हटा ली और पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। मैं ल्यूट स्ट्रिंग को बदलने के लिए कुछ गहन बर्फ रेशम की रेशम इकट्ठा करने के लिए किंगलिंग पर्वत श्रृंखला पर जा रहा हूँ। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। यू याओ ने धीरे और सच्चाई से जवाब देने से पहले एक पल के लिए झिझकते हुए कहा। चांगएन ने ओह कहा। दरअसल बाजार में प्रोफाउंड आइस सिल्कवॉर्म सिल्क बेचा जाता था, लेकिन कीमत काफी ज्यादा थी। उसने पहले ही देख लिया था कि यू याओ पैसे बचा रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अब कुछ भी अनावश्यक नहीं कहेगा। मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ चलूंगा। जब हम वापस आएंगे तो हमें सबक मिल जाएगा। यू याओ ने अपने पड़ोसी भाई की स्पष्ट आंखों से देखा और आगे न पूछने के उसके विचारशील स्वभाव से थोड़ा प्रभावित हुई। यू याओ अनुकूलता 25-27। धन्यवाद। उसने मना नहीं किया और बादल के आकार की उड़ने वाली कलाकृति मंगवाई। किंगलिंग पर्वत श्रृंखला की ओर उड़ान भरते समय दोनों क्रॉस लेग करके बैठे थे। प्रोफाउंड आइस रेशम कीट एक सामान्य बर्फ प्रकार का याओ जानवर था। हालांकि यह बहुत आक्रामक नहीं था, फिर भी इसके बर्फ प्रकार के जादू की श्रृंखला काफी सिरदर्द थी। क्यूई रिफाइनिंग स्टेज लूज कल्टीवेटर्स के लिए इसे एक खतरनाक चुनौती माना गया। लेकिन यू याओ के सामने, जो लेट स्टेज फाउंडेशन प्रतिष्ठान में था, ये खतरा बनने के लिए पर्याप्त नहीं था। पहाड़ों की गहराई में एक ठंडे तालाब के किनारे चांगएन ने दूर से देखा, क्योंकि यू याओ ने अपनी खेती से कई गहरे बर्फ के रेशम के कीड़ों को आसानी से भगाया और रेशम इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरा समय एक दर्शक के रूप में बस टैग करते हुए बिताया। यू याओ को नहीं पता था कि वह एक मांसपेशी पुनर्जनन क्षेत्र बॉडी कल्टीवेटर है, और उसने दृढ़ता से जोर देकर कहा था कि वह मदद के करीब नहीं आएगा। यह महसूस करते हुए कि इस यात्रा में उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है और वह केवल कंपनी के लिए है, चांगएन एक खुली जगह में चुपचाप खड़ा होकर उसे देख रहा था। उसके पानी जैसे नीले बालों के आधार पर उसने जो अनुमान लगाया था वह वास्तव में सही था। यू याओ के पास संभवतः जल आध्यात्मिक जड़ थी और वह किसी प्रकार की उच्च श्रेणी की जल तत्व खेती तकनीक का अभ्यास करता था। उसकी हरकतें सामंजस्यपूर्ण और सुंदर, तरल और सुरुचिपूर्ण थीं। अपनी कोमल, पानी जैसी आकृति के साथ वह पानी की परी की तरह असाधारण रूप से संतुलित लग रही थी। जब चांगएन इत्मीनान से सुंदरता के दृश्य का आनंद ले रहा था, उसके दिल में अचानक एक चेतावनी संकेत चमक उठा। एक झटके में उसे पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि वह शो देख रहा था, उसकी दिव्य भावना सतर्कता बनाए रखते हुए चारों ओर फैली हुई थी। तथ्य ये है कि उसने अब तक कोई असामान्यता नहीं देखी थी। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि दुश्मन की ताकत असाधारण थी। चांगएन ने जरा भी पीछे हटने की हिम्मत नहीं की, तुरंत अपने मांसपेशी पुनर्जनन क्षेत्र की धधकती सूर्य शक्ति को अपने चरम पर पहुंचा दिया। जैसे ही वह घूमता रहा और गर्जना करता रहा, स्काई क्लीवर उसके हाथ में लिंगजियन टाउन डोमेन तलवार दिखाई दी। इससे पहले कि तलवार तकनीक की
शक्ति पूरी तरह से प्रकट हो सके, यह आने वाले ब्लैक लॉन्ग स्टाफ से हिंसक रूप से टकरा गई। घाटी में एक धीमी गड़गड़ाहट गूंज उठी। जल्दबाजी में बचाव कर रहे चांग एन को टूटी पतंग की तरह उड़ा दिया गया। 1 दर्जन बड़े पेड़ों को तोड़ने के बाद वह झाड़ियों में लुढ़क गया और गायब हो गया। रास्ते में ताजे खून के छींटे बिखरे हुए थे। आश्चर्य की एक धीमी ध्वनि के साथ काले मार्शल पोशाक पहने एक पतला, नकाबपोश आदमी वहां दिखाई दिया, जहां चांग एन अभी आया था और उस लंबे डंडे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था जो प्रभाव से हिल रहा था। वह वास्तव में मियाओक्सियन पैलेस के हॉल मास्टर बाईजी के अधीनस्थ थे। इस छोटे सफ़ेद चेहरे में वास्तव में कुछ तरकीबें हैं, उस आदमी ने मन ही मन सोचा। हालांकि उसका हत्या करने का इरादा नहीं था, फिर भी वह अर्ली गोल्डन कोर स्टेज का एक हमला था, जो विशेष रूप से बॉडी कल्टीवेटर के पास कोई छिपा हुआ कार्ड रखने से रोकने के लिए किया गया था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लड़का वास्तव में इसका सीधा मुकाबला करेगा और बहुत अधिक क्षति नहीं उठाएगा। वह कलाकृति लंबी तलवार, जो उसके जादुई खजाने के प्रभाव से सुरक्षित रही, निश्चित रूप से कोई सामान्य वस्तु नहीं थी, मगर इससे क्या, वह सिर्फ एक चींटी थी जिसे कुचलने के लिए एक अतिरिक्त कदम की आवश्यकता थी। आज, जैसे ही वह उसे पकड़ने के लिए तैयार होकर बाजार के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसने दूर से छोटे सफ़ेद चेहरे को एक महिला के साथ बादल पर निकलते देखा था। बाजार के अंदर अभिनय का जोखिम उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। वह निश्चित रूप से जीवन में एक बार मिलने वाले इस अवसर को हाथ से जाने नहीं दे सकता था। उस आदमी ने अपने ब्लैक लॉन्ग स्टाफ को पकड़ लिया और आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी एक नीली छाया चमकी और लेट स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की महिला ने उसका रास्ता रोक दिया। उस आदमी ने एक तिरस्कारपूर्ण ठंडी हंसी निकाली और प्रारंभिक गोल्डन कोर स्टेज की शक्ति फूट पड़ी। बिलबिलाती हुई काली शैतानी क्यूई एक पंजे मारने वाले दानव की तरह उसके चारों ओर घूम रही थी। ये तुम्हारा काम नहीं है, चले जाओ। मुझे केवल वह बच्चा चाहिए। वह व्यक्ति जानता था कि अधिकांश ढीले कृषक स्वार्थी थे और उनमें संप्रदाय के शिष्यों के बीच पाई जाने वाली एकजुटता का अभाव था। जब तक वह उसे डराने धमकाने की अपनी ताकत दिखाता, वह स्वाभाविक रूप से अपमानित होकर भाग जाती। उसे आश्चर्य हुआ, हालांकि नीली स्कर्ट वाली महिला का नाजुक शरीर थोड़ा कांप रहा था, फिर भी वह एक कदम भी पीछे नहीं हटी। इसके बजाय उसने एक शुद्ध सफ़ेद ज़ेड-जियो निकाला। आपको उसे चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं है। उनकी आवाज़ नर्म और मधुर थी, फिर भी इससे एक अतुलनीय दृढ़ संकल्प का पता चलता था। काले कपड़े पहने वह व्यक्ति बुरी तरह मुस्कुराया। उसकी आंखें लाल हो रही थीं जैसे कोई खून का प्यासा जानवर अपनी दावत शुरू करने वाला हो। तुम मौत को दावत दे रहे हो। अध्याय 42। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। काले रंग के आदमी ने अपनी बाहें झपकाईं। विशाल शैतानी क्यूई में लिपटा उसका स्टाफ हवा में घूम गया और यू याओ की ओर टूट पड़ा। यू याओ ने पहले से ही अपने होठों पर एक ज़ेड बांसुरी, शुद्ध सफ़ेद और नर्म रोशनी से चमकती हुई, लगा रखी थी। जैसे ही एक वजनदार, गूंजती धुन उठी, पानी जैसी ध्वनि तरंग ढालें घूम गईं और उसके चारों ओर गूंज उठीं। ऐसा लग रहा था कि कर्मचारी पानी में फंसे हुए हैं। कुछ चक्रों के बाद ये तेजी से धीमा हो गया, पूरी तरह से दब जाने के कगार पर। उस आदमी ने हाथ झटक दिया। काला डंडा फिर से जीवित हो उठा और बिजली की तरह उसकी ओर दौड़ा। वह थोड़ा सा घबरा गया। मिंगियन हेवनली पैलेस, बहती ध्वनि जल आत्मा कला, मियाओक्सियन पैलेस के समान स्तर पर एक दूसरे स्तर का संप्रदाय और कोई वास्तविक शत्रुता नहीं है।
इसके आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों में से एक लूस कल्टीवेटर के साथ क्यों चलेगा और उससे इतनी निष्ठा से जुड़े रहे? लिंगयुआन महाद्वीप कब एक ऐसा स्थान बन गया जहां आप सबसे अच्छे दिखने वाले चेहरे का अनुसरण करते थे? ये खेती की दुनिया बिल्कुल विदेशी लगती है। यू याओ को चुप देखकर उस आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, यदि आवश्यकता हो तो उसे अपंग कर दो। एक लेट स्टेज फाउंडेशन प्रतिष्ठान कल्टीवेटर उसे रोक नहीं रहा था। वह फिर से हमला करने ही वाला था कि उसकी बांसुरी का गाना बदल गया, उग्र और तीव्र हो गया। अनगिनत ध्वनि तरंगें आकाश में भर गईं और उसकी ओर बहने लगीं। यू याओ पीछे की ओर चमका, उस दिशा में दौड़ा जिस दिशा में चांगएन गायब हो गया था। उसके साथ भागने की कोशिश कर रहे हो? द मैन इन ब्लैक ने अपने कर्मचारियों को घुमाया। वह पवन चक्की की तरह घूमा और एक बार फिर उसके हाथ से उड़ गया। विशाल शैतानी क्यूई में लिपटे घूमने वाले कर्मचारियों ने एक विशाल ब्लैक होल की तरह ध्वनि ब्लेड पर गोली चलाई। प्रतीत होता है कि अविनाशी ब्लेड बिना किसी आवाज के निगल लिए गए थे, कम से कम इसमें बाधा डालने में असमर्थ थे। काले रंग के आदमी ने मुट्ठी भींच ली। स्टाफ ठिठक गया, फिर एक शैतान क्यूई ड्रैगन में तब्दील हो गया जो नाजुक नीली आकृति पर बुरी तरह झपटा। यू याओ ने अपने घूंघट के पीछे अपने दांत भींच लिए, एक और जल ध्वनि ढाल को उड़ा दिया, फिर जैड बांसुरी को सीधे सामने रख दिया। अपने दायरे से परे एक हमले के खिलाफ ढाल ने टूटने से पहले इसे थोड़ा धीमा कर दिया। स्टाफ बांसुरी से मुलाकात की। एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर के जीवन भर के खजाने के मुकाबले यू याओ का दायरा और उसकी आध्यात्मिक कलाकृतियों की बांसुरी बहुत हीन थी। जैड बांसुरी रोने लगती थी, उसकी चमक कम हो रही थी। यू याओ का शरीर ऐसे ऐंठ गया मानो बिजली गिर गई हो। खून के एक कौर ने उसके सफ़ेद घूंघट को चौंका देने वाले लाल रंग में रंग दिया और उसे पीछे की ओर फेंक दिया गया। फिर भी उसने चांगएन की तरह नियंत्रण नहीं खोया। गति का उपयोग करते हुए उसने उस स्थान की ओर गोली चलाई जहां वह गायब हो गया था। घास साफ करते हुए उसने उसे क्रॉस लेग्ड बैठे हुए देखा, जिससे उसकी कमज़ोर मांसपेशियां ठीक हो गईं। उसने रुकने के लिए अपना पैर जमीन पर मारा, लेकिन उसकी चोट के कारण उसका घुटना मुड़ गया और वह आगे बढ़ गई। अगले ही पल वह एक व्यापक, गर्मजोशी भरे आलिंगन में थी। मजबूत भुजाएं उसे एक मजबूत छाती के सामने ढाल रही थीं। सुखद, मर्दाना खुशबू ने उस लड़की को चक्कर में डाल दिया जो कभी किसी पुरुष के इतनी करीब नहीं रही थी और भी कमजोर हो गई थी। यू याओ अनुकूलता 2737। खुद को इकट्ठा करते हुए उसने अपनी भंडारण अंगूठी को झटका दिया और फाउंडेशन प्रतिष्ठान स्तर पर एक क्यूई उतार चढ़ाव वाला तावीज़ तैयार किया। यह एक गॉडस्पीड अर्थ एस्केप तावीज़ है। इसे लो और भागो, मैं उसे पकड़ लूंगा। चिंता मत करो, मैं एक सोल मार्कर रखता हूँ, वह मुझे नहीं मारेगा। उसने निर्देशों को झुठलाया और दुश्मन का सामना करने के लिए उठना शुरू कर दिया, लेकिन विनम्र, छोटे पड़ोसी भाई ने उसे रिहा नहीं किया, उसे अपनी बाहों में मजबूती से पकड़ लिया। नहीं, मेजबान ने उच्च उपस्थिति स्कोर वाली महिला के आकर्षण का विरोध किया है। जेमा मान 3-4। यू याओ अनुकूलता 3740। चांगएन ने पलकें झपकाईं। पहला संदेश अपेक्षित था। दूसरा, क्या? उनके साथ समय बिताने के बाद उसे पता चला कि यू याओ पानी की तरह कोमल दिखती थी, लेकिन वह डरपोक नहीं थी, अन्यथा वह गोल्डन कोर कल्टीवेटर के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करती। उसे 37 की अनुकूलता में जबरन पकड़कर रखना, मोटे तौर पर घनिष्ठ मित्र, उसे कम से कम संघर्ष करना चाहिए। फिर भी न केवल ये बेली किंगहुई के साथ उसी 40 अंतरंगता तक बढ़ गया,
उसके कोमल शरीर ने कोई प्रतिरोध नहीं दिखाया। अगर कुछ भी हुआ तो यह नर्म हो गया। इसे समझने में असमर्थ, चांगेन ने नीचे देखा, लेकिन उसके खून से सने घूंघट को देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह हृदयहीन पत्थर या ताव का पीछा करने वाला तपस्वी नहीं था। ब्लू स्टार की यादों ने उसकी इच्छाओं को और भी प्रबल बना दिया। सुंदर महिलाओं से बचना एक क्रूर खेती की दुनिया में केवल आत्मसंरक्षण था, जबकि वह कमजोर बना हुआ था। यही कारण है कि वह शांत रहने के लिए आमतौर पर खुद को बनिंग सनसेंट ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट से नहलाते थे। अब उसके नाजुक शरीर को पकड़कर और उन घावों को देखकर जो उसने उसके लिए थे, उसके हृदय सरोवर में लहरें फैलनी शुरू हो गई थीं। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, उसने उसे धीरे से शांत किया। आखिरकार वह थोड़ा संघर्ष करते हुए प्रतिक्रिया करती दिखी। इस बार चांगेन ने जाने दिया और अपना नाजुक रूप जारी किया। उसने अपनी नज़र काले रंग के आदमी की ओर घुमाई, जो चूहे के साथ खेलती हुई बिल्ली की तरह उनकी ओर चल रहा था। घुमाया हुआ और अभी भी सहम रहा है, वास्तव में एक अनभिज्ञ छोटा सा सफ़ेद चेहरा। चांगेन ने बेचैनी से भरा गंभीर चेहरा धारण कर लिया। हमारा कोई झगड़ा नहीं है, वरिष्ठ, मुझे क्यों पकड़ें? कोई सवाल नहीं। चुपचाप आओ और कम कष्ट सहो। जब उस आदमी ने बात करने से इनकार कर दिया, तो चांगेन ने अफसोस भरी आह भरी। तब आपके सभी निकास सुखद रूप से अंतिम हो सकते हैं। अधिक शब्द कहे बिना उसने अपना हाथ घुमाया और संकेंद्रित वृत्तों से रंगे एक तावीज़ कागज पर चुटकी ली। एक तावीज़ खजाना। काले रंग का आदमी हैरान था। एक बाजार में घूमने वाला लूस कल्टीवेटर इतना खजाना कैसे पा सकता है? उनकी बुद्धि ने लक्ष्य को मात्र क्यूई रिफाइनिंग पेडलर बॉटम फीडर कचरा के रूप में चित्रित किया था। दिमाग दौड़ने के बाद भी उसने पीछे हटने की हिम्मत नहीं की। कर्मचारी पहले से कहीं अधिक शैतानी क्यूई से भड़क उठे और एक विस्फोटक गर्जना के साथ धराशायी हो गए। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, ताबीज का खजाना चकाचौंध कर देने वाली सफ़ेद रोशनी में फूट गया। अगले ही पल चांगेन और यू याओ दो संकेंद्रित छल्लों से घिरे हुए थे, एक बड़ा, एक छोटा। छल्लों को रूनों से उकेरा गया था जो जीवित लिपि की तरह प्रवाहित और आपस में गूंथे हुए थे। रूनों के बीच के अंतराल छोटे, चमकदार प्रकाश पत्थरों से भरे हुए थे, जो तारों वाली नदी की तरह चमक रहे थे। आंतरिक वलय गर्म सफ़ेद लौ से जल गया। दोनों ने महसूस किया कि उनकी चोटें रहस्यमय तरीके से स्थिर हो गई हैं और ठीक हो गई हैं। बाहरी रिंग चमकदार सुनहरी रोशनी से चमक रही थी, राजसी और चकाचौंध करने वाली। दो झुके हुए छल्ले विपरीत दिशाओं में घूमते हैं, आंतरिक दक्षिणावर्त, बाहरी वामावर्त, उनके चारों ओर अंतहीन रूप से घूमते हैं। एक विशाल, पवित्र चमक निकली, मानो दुनिया से सारी गंदगी और बुराई को साफ करने में सक्षम हो। अभिमानी काले कर्मचारी को उसकी शत्रुता का सामना करना पड़ा। अंगूठी को छूने से पहले ही उसकी शैतानी क्यूई वाष्पित हो गई थी। शेष खजाना भंडार अचानक तेज हुई आंतरिक रिंग द्वारा निगल लिया गया था। वह चिल्लाया, तिरछा उड़ गया और उसकी लंबाई में दरारें दिखाई दीं। अपने जीवन भर के खजाने को गंभीर रूप से घायल करने के साथ काले रंग के आदमी के शरीर में ऐंठन हुई और उसने काले दाग वाले खून का एक बड़ा कौर उगल दिया। भय से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह चिल्लाया, पूर। अध्याय 43, जीवन भर के लिए। मित्र चांगेन का उसे बोलने या भागने का मौका देने का कोई इरादा नहीं था। जैसे ही उसने तावीज़ का खजाना छोड़ा, उसने इसके साथ अपने मानसिक संबंध के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर एक आक्रमण कौशल सक्रिय कर दिया। रेडिएंट वर्ल्ड बर्स्ट।
जैसे ही काले डंडे को आंतरिक रक्षा द्वारा उड़ाया गया, बाहरी सुनहरा पहिया घूम गया और चकाचौंध कर देने वाली चमक के साथ फूट पड़ा। पूरी उदास ठंडी घाटी ऐसे जगमगा रही थी मानो चिलचिलाती धूप उगाई हो। दिल की धड़कन से बना प्रकाश का एक खंभा दुनिया को खत्म करने वाली लेजर तोप की तरह निकला और पलक झपकते ही काले कपड़े पहने आदमी पर हमला कर दिया। वह केवल शुद्ध करो शब्द चिल्ला सका, इससे पहले कि किरण ने उसे पूरी तरह निगल लिया। रक्षात्मक जादुई खजाना बुलाने का समय न होने और पहले से ही गंभीर रूप से घायल होने के कारण काले कपड़े पहने व्यक्ति ने एक हताश संघर्ष में अपनी सारी शैतानी क्यूई एकत्र कर ली। अफसोस, जितना अधिक उसने अपनी शैतानी क्यूई का विरोध किया, शुद्ध करने वाली शक्ति उतनी ही मजबूत होती गई। बमुश्किल 2 या 3 सांसों के बाद एक तीखी चीख निकली जब उसका पैशाचिक शरीर विलीन हो गया और प्रकाश के भीतर वाष्पित होकर दुनिया से गायब हो गया। यू याओ ने आश्चर्य से चांग एन को देखा, सोच रही थी कि उसके पड़ोसी के छोटे भाई को इतना शक्तिशाली ताबीज खजाना कहाँ से मिला। उसने इन वर्षों को संप्रदाय के भीतर परिश्रमपूर्वक साधना करते हुए बिताया था और उसने विश्व शुद्ध करने वाले प्रकाश चक्र को कभी नहीं देखा था। यदि काले कपड़े पहने आदमी ने अपना पूरा नाम चिल्लाया होता तो वह शायद उसे पहचान लेती, लेकिन अब वह केवल इसके मूल का अनुमान ही लगा सकती थी। चांग एन ने गुप्त रूप से राहत की सांस ली। क्यूई शोधन के 8वें स्तर पर, यदि प्रतिद्वंद्वी ने राक्षसी तकनीक का विकास नहीं किया होता और उसकी विशेषताओं से मुकाबला नहीं किया होता, तो हमले ने उसे पूरी तरह से मारने के बजाय केवल गंभीर रूप से घायल कर दिया होता। उसने एक भी सेकंड बर्बाद नहीं किया। जैसे ही वह आदमी मरा, उसे ताबीज का खजाना याद आ गया। ऐसा नहीं था कि वह इसकी उपचारात्मक रोशनी में अधिक समय तक रहना नहीं चाहता था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति लगभग समाप्त हो गई थी। दिव्य विचार के एक झटके से उसने उस आदमी की भंडारण अंगूठी अपने हाथ में खींच ली और उसकी सामग्री खाली कर दी। अंगूठी गिराते ही लिंगजियन टाउन डोमेन तलवार उनके पैरों के सामने आ गई। यू याओ को पता था कि वे देर तक नहीं टिक सकते। यदि मृत व्यक्ति के साथी होते तो यह विनाशकारी होता। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उड़ती तलवार पर कदम रखा, लेकिन ब्लेड छोटा था और वे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, जिससे उसके ढके हुए गाल गुलाबी हो गए। चांग एन के पास ऐसे विचारों के लिए समय नहीं था। उसने लिंगजियन टाउन डोमेन तलवार की चरम गति दैवीय क्षमता को सक्रिय किया और किंगलिंग पर्वत श्रृंखला की गहराई की ओर तेजी से बढ़ा। 1 दर्जन से अधिक चोटियों को पार करने के बाद वह एक सामान्य घाटी में उतरा और पोर्टेबल ग्रोटो हेवन से बाहर निकल गया जो उसकी गर्दन से लटका हुआ था। यू याओ को बुलाते हुए वह पहले अंदर गया। उसके पीछे यू याओ आंगन में खड़ी थी, उत्तम लेआउट को देख रही थी और निम्न ग्रेड आध्यात्मिक नस के प्रतिद्वंद्वी घनी आध्यात्मिक क्यूई को महसूस कर रही थी। उसका दिमाग आश्चर्य से सुन्न हो गया। इस क्षमता का एक पोर्टेबल ग्रोटो स्वर्ग, एक सहज जादुई कलाकृति जो हवा की तरह उड़ती है, और वह शक्तिशाली तावीज़ का खजाना जो क्षण भर पहले था। क्या उसका पड़ोसी छोटा भाई खुद को शांत करने के लिए किसी छिपे हुए महान परिवार का वंशज हो सकता है? चलो पहले ठीक हो जाएं। चांग एन साधना कक्ष की ओर गया, दरवाज़ा खोला और 5 मैल की बैल घोड़े की युद्ध शक्ति को दूर कर दिया, जो बेचैनी से अंदर खेती कर रहे थे। फिर यू याओ को अंदर ले गए। वे एक दूसरे के सामने क्रॉस लेग करके बैठे थे। उसने उसके खून से सने घूंघट पर नजर डाली और चिढ़ाया, इसे उतारो। मैं पहले से ही जानता हूँ कि तुम एक महान सुंदरता हो। कोई भी पर्दा इसे छिपा नहीं सकता। जीवन और मृत्यु का एक साथ सामना करने के बाद
ये जोड़ी बहुत करीब महसूस करती थी, और चांगएन ने लापरवाही से बात की। यू याओ ने नर्म सहमति दी, अपनी बांस की टोपी उतार दी और उसे एक तरफ रख दिया, जिससे एक आश्चर्यजनक, नाजुक चेहरा सामने आया। पाले और बर्फ जैसी त्वचा, चमकदार, चिकनी और पारभासी, उसे उसके गालों पर चुटकी काटने के लिए उकसा रही थी। क्रिस्टल नीली आंखें, साफ और गहरी, अब कोमल पानी की तरह शर्मीली कोमलता से झिलमिला रही हैं। मिंगियन, हेवनली पैलेस, यू याओ। शरद ऋतु का पानी आपके टकटकी में लहराता है, वसंत चंद्रमा झिलमिलाता है, आपकी आस्तीन पर नर्म हवाएं विलो धुंध को सहलाती हैं। यू याओ सचमुच सौम्य और सुंदर है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप घूंघट पहनती हैं। चांगएन ने हृदय से प्रशंसा की, सिस्टम का समर्थन वास्तव में असाधारण था। वह हुआ ये और बेली किंगहुई के समान क्षमता वाली परी थी, केवल एक अलग आकर्षण के साथ। यू याओ अनुकूलता 40-45। उसने एक विनम्र मुस्कान दिखाई, जैसे कि वह बेपरवाह हो, लेकिन उसकी नीली उंगलियों ने चुपचाप उसकी आस्तीन भींच ली। क्या आपके पास उपचारात्मक औषधीय गोलियां हैं? चांगएन ने पूछा, उसका सिर हिलाते हुए देखकर। उसने खुद ही एक निगल लिया और अपनी सांसें नियंत्रित करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। यू याओ ने अपने सामने वाले सुंदर युवक को देखा, उसकी हल्की मर्दाना आभा से मंत्रमुग्ध होकर जागना शुरू कर दिया और जल्दी से अपनी गोली ले ली और ध्यान में प्रवेश कर गई। चांगएन जल्दी से ठीक हो गई। धधकते सूरज के पवित्र शरीर के साथ वह शायद ही घायल हुआ था, और हल्का आंतरिक कंपन पहले ही ठीक हो चुका था। 8वीं परत क्यूई शोधन आध्यात्मिक शक्ति की मामूली कमी साधना कक्ष के भीतर क्षणों में फिर से भर गई। यू याओ, जिन्होंने कभी भी बॉडी रिफाइनिंग पर ध्यान केंद्रित नहीं किया था, उन्हें और भी अधिक चोट लगी थी और वे अभी भी अपनी ऊर्जा का संचार कर रही थीं। चांगएन ने उसके पीले, सुंदर चेहरे को देखा, उसके दिल में कृतज्ञता की लहर दौड़ गई। उसने उससे मिंगियन हेवनली पैलेस की आंतरिक संप्रदाय की शिष्या होने की उम्मीद नहीं की थी। वह स्पिरिट स्टोन्स कमाने के लिए एक छोटे से बाजार में अकेली क्यों आएगी? उसे परेशान न करने के लिए चुपचाप उठते हुए, उसने जिनबाओ मंडप में वापस प्राप्त संकेतों से निपटने के लिए सिस्टम की ओर रुख किया। दोस्ताना संबंध की शर्त पूरी हुई। इस संबंध का विस्तार करें। जिन युआन की अनुकूलता 60 तक पहुंच गई थी, लेकिन चांगएन ने उसके अकेले होने तक इंतजार किया था। अब उन्होंने कनेक्शन का विस्तार करने के लिए टैप किया। अपने नेटवर्क का सफलतापूर्वक विस्तार करने के लिए बधाई हो, मेजबान। मिस्टीरियस ऑल्ट आइडेंटिटी प्राप्त की। एक पुरस्कार जारी करना। डेटा मरम्मत पूर्ण। बधाई हो, मेजबान, आपके नेटवर्क का सफलतापूर्वक विस्तार करने के लिए गहन कठपुतली प्राप्त हुई। एक बाकी संकेत वही थे जब यान यू दहलीज पर पहुंच गया था। चांगएन ने लॉटरी छोड़ दी और आगे बढ़ गया। एक विचार के साथ 5 मैल की युद्ध शक्ति के समान एक गहन कठपुतली चुपचाप साधना कक्ष में प्रकट हुई। चांगएन ने संतुष्टि में सिर हिलाया। उसकी खेती तकनीक प्रशिक्षण की गति फिर से बढ़ जाएगी। अब से तुम्हें डिंग डोंग चिकन कहा जाएगा। यू याओ की मौजूदगी में उन्होंने डिंग डोंग चिकन को तुरंत उगाने के लिए नहीं रखा, इसके बजाय कठपुतली को अपने स्टोरेज रिंग में संग्रहीत कर लिया। पुरस्कारों को संभालने के बाद चांगएन ने समय बिताने के लिए खेती करना फिर से शुरू कर दिया। जब बाहर शाम ढल रही थी, यू याओ ने अंततः अपना ध्यान समाप्त किया। उसकी लंबी पलकें तितली के पंखों की तरह फड़फड़ा रही थीं, और उसने झील जैसी नीली आंखें खोलीं जो किसी की भी आत्मा को डुबो सकती थीं। ये कैसा है? चांगएन ने पूरे समय दिव्य विचार का एक टुकड़ा अपने पास रखते हुए पूछा। मूलतः ठीक है,
यह आंदोलन या साधना में बाधा नहीं डालेगा। वह गोल्डन कोर मुझे मारना नहीं चाहता था, इसलिए वह बाहर नहीं गया। चांग एन उठे और गंभीरता से प्रणाम किया। धन्यवाद यू याओ, आगे आने और मुझे मेरे डेंटियन में कंपन को ठीक करने के लिए समय देने के लिए। मैं ढीले ढाले किसानों के बीच घूमता रहता था, जहां हर कोई केवल अपना ही ख्याल रखता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरी मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालेंगे। उसने दिल से बात की। अगर हमलावर ने उसे मिंगियन हेवनली पैलेस के आंतरिक संप्रदाय शिष्य के रूप में नहीं पहचाना होता, तो उसने शायद उसे मार डाला होता। यू याओ ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसकी धीमी आवाज कक्ष में गूंज रही थी। ये बिल्कुल सही था। इन दिनों आपके साथ संगीत ताल के तरीके का अध्ययन करने से मुझे बहुत प्रेरणा मिली है और मुझे खुशी मिली है। मुझे लगता है कि हम पहले से ही दोस्त हैं, इसलिए बेशक मैंने अभिनय किया। चांग एन उन क्रिस्टल नीली आंखों से बहुत देर तक मिला, फिर अचानक मुस्कुराया। सच है, मैं जीवन भर आपका दोस्त बनकर खुश हूँ। इसके साथ ही उसने अपना हाथ हिलाया और फर्श पर वस्तुओं का ढेर दिखाई दिया। चलो, लूट का माल बांट लें। यू याओ के होंठ थोड़े खुले। इतना, आखिरकार वह एक प्रमुख संप्रदाय से एक गोल्डन कोर था, जैसा कि अपेक्षित था। ये वास्तव में लिंगयुआन महाद्वीप पर अमीर बनने का सबसे तेज तरीका है। मैं इसे लिंगयुआन परचेज नाम देता हूँ। अध्याय 44, शिक्षक का निजी ट्यूटोरियल। चांग एन ने वस्तुओं को छांटा, सभी चीजों को साफ सुथरे ढेरों में रखा। उसने सबसे पहले एक टोकन उठाया। यह आदमी मियाओक्सियन पैलेस के डेनहुआ हॉल का प्रबंधक था। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसमें आत्मा मार्कर है, लेकिन चूंकि वे पहले ही मुझे निशाना बना चुके हैं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू याओ ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मियाओक्सियन पैलेस में अधिकांश पुरुष कृषक बाहर से भर्ती किए गए हैं। उनकी कोई वास्तविक स्थिति नहीं है, इसलिए उन्हें सोल मार्कर नहीं मिलते हैं। फिर भी आप उनके बुरे पक्ष में कैसे पहुंच गए? चांग एन ने एक पल के लिए सोचा, फिर बुदबुदाया। कुछ समय पहले स्टार एक्सटिंग्विशिंग स्वॉर्ड पवेलियन के एक दोस्त और मैंने मियाओक्सियन पैलेस से एक गोल्डन कोर महिला कल्टीवेटर को पकड़ लिया था, जो लोगों को नुकसान पहुंचा रही थी। मेरे दोस्त पर जानलेवा हमला हुआ, लेकिन किसी कारण से उन्होंने मुझ पर ठान लिया। जब यू याओ ने उसका अध्ययन किया तो उसकी निगाहें जटिल हो गईं। उसके इस पड़ोसी की न केवल यूकिंग इमोर्टल संप्रदाय की एक वरिष्ठ बहन थी, बल्कि एक और 5वां बुजुर्ग और स्टार एक्सटिंग्विशिंग स्वॉर्ड पवेलियन का एक अस्पष्ट दोस्त भी था। क्या उसके पास अभी भी अन्य 3 5वें बुजुर्ग हैं? कोंगमिंग डेमन हॉल से एक दानव छोटी बहन, जीशा डेमन डोमेन से एक याओ रेस बड़ी बहन, और होली स्पिरिट किंगडम से एक जानवर के कान वाली लड़की। बिना किसी कारण के यू याओ को अचानक दबा हुआ महसूस हुआ। चांग एन बेखबर बिजली की गति से छटता रहा। ज्यादातर जादुई खजाने केवल दानव कृषक हैं। हम उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं और उन्हें बेचना मुश्किल है। आइए उपयोगी लोगों को रखें और बाकी को बाद के लिए यहाँ डंप कर दें। प्रतिद्वंद्वी एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर था, इसलिए मैजिक ट्रेजर के नीचे कुछ भी मूल रूप से अप्रचलित था। चांग एन ने यू याओ को केवल 2 रक्षात्मक आध्यात्मिक कलाकृतियां सौंपीं। वैसे भी वह अभी उनका उपयोग नहीं कर सका। बाकी सब कुछ खाली भंडारण रिंग में चला गया। यहाँ बहुत सारे तावीज़ हैं। मैं गोल्डन कोर से ऊपर किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए वे आपके हैं। मैं फाउंडेशन प्रतिष्ठान वाले रखूंगा। ये देखते हुए कि अधिकांश गोल्डन कोर तावीज़ थे, यू याओ ने कई बार मना करने की कोशिश की, लेकिन चांग एन ने उन पर दबाव डाला।
2 फॉर्मेशन प्लेटें, न तो खेती की सीमा के साथ। उन्होंने रक्षात्मक स्टारलॉक फॉर्मेशन रखा, वही जो हुआ ये ने गुफा में इस्तेमाल किया था, और दूसरा सांस छुपाने वाला फॉर्मेशन यू याओ को दिया। अपने पोर्टेबल ग्रोटो हेवन के साथ उसे सांस छुपाने वाली सरनी की कोई आवश्यकता नहीं थी। डैनहुआ हॉल के प्रबंधक के रूप में काले कपड़े पहने व्यक्ति ने बहुत सारी औषधीय गोलियां ले रखी थीं। उपचार करने वालों के अलावा चांग इनके पास उनका बहुत कम उपयोग था और उन्होंने उन सभी को यू याओ को दे दिया। यू याओ मना नहीं कर सका, उसे लगा कि वह उस पर एहसानमंद है। उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि चांगएन ने चुपचाप विशेष गोलियों का एक बड़ा भंडार छिपा लिया है। ऐसा नहीं है कि उनका इरादा उन्हें छुपाने का था, उनकी गलत व्याख्या करना आसान था। वे छोटी नीली गोलियां थीं। आधिकारिक नाम सार पुनःपूर्ति गोलियां। सार पोषण गोलियों की तुलना में एक उच्च श्रेणी का पोषण पूरक। मियाओक्सियन पैलेस और हेहुआन संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय दोनों ने भारी मात्रा में उनका उपयोग किया। इस बार चांगएन भाग्यशाली नहीं रहा। 300 से अधिक गोलियां, जो उसकी बर्निंग सन सेंट ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट को काफी समय तक ईंधन देने के लिए पर्याप्त थीं। अंत में स्पिरिट स्टोन्स, 31 मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और 200 से अधिक निम्न ग्रेड वाले, एक अच्छी रकम। क्या आपने नहीं कहा कि आप स्पिरिट स्टोन्स बचा रहे हैं? 20 मिड ग्रेड वाले ले लो, बाकी मेरे हैं। इस बार यू याओ ने साफ इनकार कर दिया। मुझे पहले से ही बाकी सभी चीजों का बड़ा हिस्सा मिल गया है। मैं बिल्कुल भी अधिक स्पिरिट स्टोन नहीं लूंगा। आप 20 ले लो, बाकी मेरे हैं। चांगएन ने अपना सिर हिलाया। मेरे ठीक होने के दौरान आपके द्वारा उसे रोके बिना मेरी आध्यात्मिक क्यूई उसे मारने के लिए पर्याप्त समय तक नहीं टिक पाती। सबसे अच्छा तो मैं उसे भगा सकता था और हमारे पास भंडारण रिंग नहीं होती। इसके अलावा आपको अधिक चोट लगी है और आपकी जेड बांसुरी आध्यात्मिक कलाकृति बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है और मरम्मत की आवश्यकता है। और ले लो, एक बार जब मैं पर्याप्त स्पिरिट स्टोन्स जमा कर लूंगा तो मैं फुआन मार्केट टाउन छोड़ दूंगा और आपको अपने संगीतमय लय के लिए किसी और को ढूंढना होगा। यू याओ की नीलमणि आंखों में एक धूर्त चमक चमक उठी। चांगएन ने उसे बेबसी से देखा। मिंगियन हेवनली पैलेस के एक आंतरिक संप्रदाय शिष्य की निजी देखरेख, द वे ऑफ म्यूजिकल रिदम का सर्वोच्च अभयारण्य, उनके लिए जीवन में एक बार मिलने वाला मौका था। ऐसे कुछ ही लोग थे जिन्होंने शुरुआत में उस दाव का अभ्यास किया था। उसे स्कूल के बाद पाठ पढ़ाने वाला पड़ोसी शिक्षक और कहाँ मिल सकता है। लंबे गतिरोध के बाद चांगएन ने अंततः 20 मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स ले लिए। चलो आज रात यहीं आराम करें, आराम से लेटें और कल सुबह वापस बाजार चलेंगे। जब यू याओ ने सिर हिलाया तो उसने उसकी फटी धूल भरी पोशाक पर नजर डाली और कहा, बाहर आंगन में एक गर्म पानी का झरना है, आप साफ सफाई कर सकते हैं। मैं बस एक सफाई कला का उपयोग कर सकता हूँ। यू याओ के गोरे गालों पर हल्का सा लाल रंग। आराम करो, मैं साधना कक्ष में रहूंगा और बाहर नहीं आऊंगा। उसकी स्पष्ट दृष्टि को देखते हुए यू याओ ने हल्के से अपने होंठ काटे और अंततः सहमत हो गई। सफाई कलाएं सुविधाजनक थीं, फिर भी महिला साधक गर्म स्नान का विरोध नहीं कर पाती थीं। ठीक वैसे ही जैसे कितने ही किसान जो भोजन से परहेज कर सकते थे, फिर भी अपनी स्वाद कलियों का आनंद लेते रहे। चांगएन को उम्मीद नहीं थी कि जब उसने आत्मज्ञान के बाद अपनी आंखें खोलीं तो लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। इस लड़की को भीगना कितना पसंद है। उनसे पहले यू याओ ताज़ा नहाया हुआ लग रहा था। चीनी
मिट्टी के बर्तन की त्वचा गुलाबी रंग की थी, अभी भी भाप के टुकड़ों से लिपटी हुई थी। उसके जलीय बाल गर्मी में सूख गए थे, उसके पीछे ढीले ढाले और बेफिक्र होकर लटक रहे थे। उसके नैन नक्श नर्म लग रहे थे, लंबी पलकें तितली के पंखों की तरह लहरा रही थीं, जिससे उसकी आंखों में शर्म छिपी हुई थी। जब उसने उसकी ओर देखा तो उसकी निगाहें हल्के पानी की तरह लहरा रही थीं, जो परतदार लहरों में झिलमिला रही थी। चांग एन अंदर से आश्चर्यचकित हुआ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने जल तत्व तकनीकों का अभ्यास किया। गर्म पानी के झरने के बाद उसकी पहले से ही रेशमी त्वचा पानी की आत्मा की तरह लगभग पारदर्शी दिख रही थी, एक वास्तविक जलप्रेत। उसकी जलती निगाहों के नीचे यू याओ के गाल, जो पहले से ही स्नान से गुलाबी थे, लाल हो गए। चांगएन ने 2 सेकंड तक उसकी प्रशंसा की, फिर हल्के से खांसा। मैं भी डुबकी लगाऊंगा। इस डर से कि कहीं वह धोखा न दे दे, वह जल्दी से बाहर चला गया। आध्यात्मिक क्यूई समृद्ध झरने में भीगते हुए उसके शरीर का हर छिद्र शिथिल हो गया। हालांकि पानी किसी अज्ञात स्रोत से लगातार बहता रहता था, फिर भी उसने यू याओ पर सी स्पिरिट फ्लावर की सुगंध को महसूस किया और उसके विचार भटक गए। एक आह के साथ उन्होंने अपना दिमाग साफ करने के लिए बनिंग सन सेंट ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट प्रसारित किया। वह तालाब से बाहर निकला, सफ़ेद वस्त्र पहना और साधना कक्ष में लौट आया। पालथी मारकर बैठी यू याओ ने उस पर अपनी लंबी पलकें झपकाईं। सोने की कढ़ाई और चांदी के सैश से सजे बेदाग सफ़ेद वस्त्र पहने वह युवक चील की तरह लंबा खड़ा था, उसकी आभा अलौकिक थी। वसंत ऋतु से ताज़ा, उसकी भौहें तारे जैसी चमकीली थीं, उसकी आत्मा प्रसन्न थी। एक स्वच्छ, दीप्तिमान पुरुषत्व हवा में भर गया। सीलबंद कमरे में एक अकेले आदमी और औरत। यू याओ की आंखें छलक उठीं, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। यू याओ अनुकूलता 45-47। वह सफ़ेद वस्त्र तुम पर जंच रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। माहौल में बदलाव महसूस करते हुए उसने तनाव को कम करने के लिए तुरंत तारीफ की। बोलने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि अब वह कितनी आसानी से उससे चैट कर सकती है। संगठन पुनर्निर्माण प्रगति 9100। चांगएन ने मुस्कुराते हुए उसे धन्यवाद दिया। बागे का मिशन पूरा हो गया था। अन्य 8 सेटों की तरह यह अब कोने में सड़ सकता था। लानत सिस्टम प्रति पोशाक एक तारीफ। ठीक है, चूंकि हम जा नहीं सकते, चलो आज रात मेकअप का पाठ करेंगे। यू याओ ने एक चीनी ल्यूट का निर्माण किया। चांगएन ने सिर हिलाया, उसके सामने बैठ गया और चुपचाप कोमल जलपरी को देखा। क्या आप मुझे पहले अपनी कहानी बता सकते हैं? अध्याय 45। यू याओ का अतीत। मिंगियन हेवनली पैलेस के एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य के रूप में आप स्पिरिट स्टोन्स अर्जित करने के लिए अकेले फुवान मार्केट टाउन में क्यों आए हैं? अगर कोई कठिनाई हो तो बेझिझक मुझे बताना। आखिरकार, जैसा आपने कहा, हम दोस्त हैं। यू याओ ने अपनी पलकें नीचे कर लीं। उसके धीरे से बोलने से पहले लंबा किनारा कांप उठा। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता। मैं बाद के चरण के टूर की तैयारी के लिए अकेले स्पिरिट स्टोन्स कमा रहा हूँ। आप शायद यह नहीं समझ पाएंगे कि मिंगियन हेवनली पैलेस शिष्यों को कैसे प्रशिक्षित करता है। यह अन्य संप्रदायों से पूरी तरह से अलग है। चांगएन ने सिर हिलाया। मैं केवल इतना जानता हूँ कि अक्सर आपके शिष्य पहाड़ पर उतरते हैं, कभी कभी समूहों में, कभी कभी अकेले, हर जगह भ्रमण करते हुए। लेकिन मैं जिस बाजार शहर में रहता था वह बहुत छोटा था। मैंने आपको कभी नहीं देखा। मैंने बस सुना है कि आप टूर के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। यू याओ ने नर्म एमिम
दिया और समझाया, मिंगियन हेवनली पैलेस में प्रवेश करने के बाद हर कोई एक साथ प्रशिक्षण लेता है, कोई व्यक्तिगत मास्टर नहीं है। लोगों को उनके आध्यात्मिक मूल प्रकार के अनुसार अलग अलग ट्रांसमिशन एल्डर्स को सौंपा गया है। संगीत ताल के तरीके के लिए भी विशेष एल्डर्स हैं। चांगएन ने पलक झपकाए, एक स्कूल मॉडल, विषय आधारित समूह शिक्षण, उसने सचमुच इसके बारे में कभी नहीं सुना था। एक बार जब आप फाउंडेशन स्थापना चरण पर पहुंच जाते हैं, तो हर 10 साल में एक सामूहिक टूर आयोजित किया जाता है। सभी को छोटी टीमों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक का नेतृत्व टूरिंग हॉल से एक गोल्डन कोर डीकन द्वारा किया जाता है और वे टूर के लिए उतरते हैं। पहला, लोकप्रियता बनाना। दूसरा, उत्कृष्ट का चयन करना। अंत में, टूर के परिणामों के आधार पर प्रत्येक समूह से सबसे होनहार शिष्यों को चुना जाता है। ये चुने हुए कुछ लोग एकल टूर के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखेंगे, फिर भी टूरिंग हॉल के डीकन द्वारा निर्देशित होंगे। चांगएन ने फिर से पलकें झपकाईं, एक लड़की समूह के रूप में पदार्पण। यदि आप सर्वश्रेष्ठ हैं तो अकेले जाएं। जैसा कि आप जानते हैं, मिंगियन हेवनली पैलेस शुरुआती चरणों में वास्तव में तेजी से आगे बढ़ सकता है, लेकिन कठिनाई छोटी नहीं है। हमारी सभी साधना तकनीकें समर्थन शक्ति उधार लेकर विकास में विस्फोट कर सकती हैं। इसका स्रोत पर्यटन के दौरान दर्शक हैं। प्रत्येक छोटे स्थानीय दौरे पर जितने अधिक दर्शक होंगे और दृश्य उतना ही जीवंत होगा, हमारे कलाकारों को उतनी ही अधिक समर्थन शक्ति प्राप्त होगी और उतनी ही तेजी से हमारी ताकत बढ़ेगी। इसके विपरीत, यदि खराब प्रदर्शन किसी घटना का कारण बनता है, तो यह आपके दायरे को पीछे भी ले जा सकता है। ऐसा लगता है कि यह बहुत तेज प्रगति है, लेकिन इसकी कई सीमाएं हैं। यदि आप मंच पर अच्छे नहीं हैं या किसी को आपका अभिनय पसंद नहीं है, तो आप मिंगियन हेवनली पैलेस में आगे नहीं बढ़ सकते। इसके अलावा, गोल्डन कोर से शून्य रिफाइनिंग चरण तक प्रत्येक सफलता के लिए एक बड़े या यहाँ तक कि अल्ट्रा बड़े प्रदर्शन के आयोजन की आवश्यकता होती है। जितने अधिक समर्थक उपस्थित होंगे, लाइव प्रदर्शन उतना ही बेहतर होगा। सामूहिक प्रतिध्वनि जितनी गहरी होगी, मौके पर आगे बढ़ने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। यह अगली रैंक की ताकत को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, गठित गोल्डन कोर की गुणवत्ता भिन्न होती है। चांगएन अंततः समझ गया। उन्होंने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, तो आप एक एकल यात्रा शुरू कर रहे हैं? क्या संप्रदाय को इसकी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? उनके लिए यू याओ का चेहरा ही उन्हें एक शीर्ष आदर्श बनाने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा, जितना अधिक उसने द वे ऑफ म्यूजिकल रिदम के बारे में सीखा, उसकी उत्कृष्टता उतनी ही स्पष्ट होती गई। वह केवल सुंदर, प्रतिभाहीन फूल नहीं थी। यू याओ के सुंदर चेहरे पर कड़वाहट का एक निशान झलक गया। उसने आह भरते हुए कहा, अभी नहीं। मैंने केवल ग्रुप टूर चरण में प्रवेश किया था। 3 महीने पहले मैं एक डीकन के साथ नीचे उतरी थी। उस पहले समूह दौरे पर लाइव दर्शकों ने मुझे पसंद किया, लेकिन टीम के अंदर ईर्ष्या भड़क उठी। फिर दूसरे दौरे के दौरान, लय बदलने के दौरान उन सभी ने ताल धीमी कर दी, जिससे मेरी गति तेज हो गई और दर्शक नाराज हो गए। चांगएन की भौहें और सख्त हो गईं। ये कैसे संभव है? क्या आपके गोल्डन कोर डीकन को परवाह नहीं है? प्रमुख गोल्डन कोर डीकन और टीम में बहनों की एक जोड़ी एक ही कृषक परिवार से आती है। मुझे यहाँ तक संदेह है कि डीकन ने गुप्त रूप से इसकी योजना बनाई थी। सभी ने एक सुर में कहा कि हमने इसी तरह से रिहर्सल की थी। गलती के लिए अकेले मुझे दोषी ठहराया। टीम डीकन ने सीधे तौर पर मेरी ग्रुप योग्यता को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया और मुझसे कहा कि मैं छोड़ दूं और जहां चाहूं वहां जाऊं।
अगर मैं पहाड़ पर लौटता हूँ तो मुझे अगले समूह दौरे के लिए 10 साल और इंतजार करना होगा। अनिच्छा से, मैं पास के फुआन मार्केट टाउन में अकेले आया। मैं एक स्थान किराए पर लेने और एकल प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त स्पिरिट स्टोन्स अर्जित करने की योजना बना रहा हूँ। अगर मैं अकेले गोल्डन कोर तक आगे बढ़ सकता हूँ, तो मुझे विश्वास है कि संप्रदाय समर्थन भेजेगा। उसके कभी सौम्य चेहरे पर अब ताकत और अवज्ञा झलक रही थी, वही रूप जो उसने तब देखा था जब वह काले आदमी के सामने खड़ी थी। चांग एन ने सिर हिलाया। तुम्हारे रूप और प्रतिभा के साथ, मुझे विश्वास है कि तुम सफल होगे, यू याओ। अगर तुम्हें मदद की जरूरत है, तो बस कहो। धन्यवाद। हालांकि मुझे आपको संगीतमय लय का तरीका सिखाना है, लेकिन आपके अजीब विचार मुझे हमेशा प्रेरित करते हैं। हाल ही में मुझे वास्तव में बहुत लाभ हुआ है। यदि आपके पास भविष्य में नए विचार हैं, तो कृपया उन्हें साझा करें। यू याओ की अभिव्यक्ति पूरी तरह से गंभीर थी। अपने बंधन को फिर से गहरा होता महसूस करते हुए, दोनों ने अंतरंग आत्मीय साथियों की तरह अपना पाठ शुरू किया, खेलते हुए बातचीत की। आज चांग एन का चीनी ल्यूट के साथ तीसरा संपर्क था। उन्होंने पहले से ही बुनियादी प्लक, स्ट्राइक और स्ट्रोक तकनीकों में महारत हासिल कर ली थी। यू याओ के मार्गदर्शन में वह अब संगीतमय लय के तरीके को समझते हुए धीरे धीरे बजाने लगा। चांग एन के दिमाग में वह अपने पिछले जीवन में देखे गए वीडियो को दोहराता रहा और सोचता रहा कि उसकी मदद कैसे की जाए। वह स्मृति से कई क्लासिक उत्कृष्ट कृतियों का पुनर्निर्माण कर सकता था, लेकिन अपने वर्तमान स्तर पर वह संगीतमय लय और साधना तकनीकों के अमर क्षेत्र के टुकड़ों के साथ टुकड़ों को जोड़ नहीं सका। आखिरकार, मिंगियन हेवनली पैलेस द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक टुकड़े में विशेष प्रभाव थे। एकल लक्ष्य, एओई, रक्षा, समर्थन बफ्स, खेती, सहकारी ध्वनि सारणी। एक अकेले टुकड़े का कोई मतलब नहीं था। वह केवल संगीत प्रशिक्षण समाप्त होने तक इंतजार कर सकता था और देख सकता था कि सिस्टम ने उसे संबंधित क्षमता से पुरस्कृत किया है या नहीं। अपने विचारों को मुक्त होने देते हुए, चांग एन की उंगलियां चटकाना अचानक रुक गया। एक पल सोचने के बाद वह यू याओ की ओर मुड़ा, जो हैरान लग रहा था। मुझे याद है आपने कहा था कि प्रत्येक साधना तकनीक का अपना उपकरण होता है। उदाहरण के लिए, गड़गड़ाहट विधियां परिष्कृत उपकरणों के अनुरूप नहीं होती हैं। सही है। पूरे इतिहास में गड़गड़ाहट साधना के सभी उपकरण ताल हैं, घंटियां, ड्रम, घड़ियाल, झनकार, झांझ। बेशक, अन्य तत्व भी उनका उपयोग कर सकते हैं। चांग एन ने सिर हिलाया। तो क्या आपने कभी परिष्कृत वाद्ययंत्र बजाते समय छोटी गड़गड़ाहट वाली चालों का उपयोग करने का प्रयास किया है? उसके चकित रूप को देखकर वह जानता था कि अमर लोक में किसी ने भी ऐसा प्रयास नहीं किया था और उसने सोच में अपना सिर नीचे कर लिया। यह एक विविध शो से आया था जिसे उन्होंने अभी-अभी याद किया था, जहां एक कलाकार ने पारंपरिक टुकड़ों को बजाने के लिए इलेक्ट्रिक चाइनीज ल्यूट का इस्तेमाल किया था। प्रशंसकों ने इसे प्राचीन चट्टान कहा, आलोचकों ने मर्यादा की मृत्यु का रोना रोया। बेशक वे प्लग इन प्रभाव पिकअप और प्रोसेसर पर निर्भर थे, यहाँ असंभव है, लेकिन इससे उन्हें एक विचार मिला। उसने अचानक अपना हाथ उठाया। लंबी, अच्छी तरह से परिभाषित उंगलियों ने ताकत से तारों को तोड़ दिया। अध्याय 46, मुझे बड़ा भाई कहो। जैसे ही चांग एन की उंगलियों ने तारों को छेड़ा, एक भयंकर लयबद्ध, विद्युतीकरण करने वाली धुन अचानक हवा में फूट पड़ी। यू याओ ने महसूस किया कि उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए हैं। एक झुनझुनी सनसनी, जैसे कि वह बिजली के जादू से घिरी हुई थी, उसके पूरे शरीर में फैल गई।
चांगएन ने संतुष्टि के साथ उपकरण को नीचे रखा और यू याओ की ओर देखा, जिसकी नीलम आंखें तश्तरी की तरह चौड़ी थीं। अच्छा, क्या पहले कभी किसी ने इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक संगीत तैयार किया है? यू याओ के चेरी होंठ लंबे समय तक खुले रहे, इससे पहले कि उसने अपना सिर जोर से हिलाया। मैंने ऐसा विचित्र स्वर कभी नहीं सुना। इसकी लय और तीव्रता चीनी ल्यूट की सामान्य सीमा से कहीं अधिक है। कैसे? तुमने ये कैसे किया? चांगएन ने गंभीरता से समझाया। मेरे लिए ये कठिन नहीं है, लेकिन यह आप पर सूट करता है या नहीं, इसका अभी भी परीक्षण करने की आवश्यकता है। मेरे पास थंडर स्पिरिट रूट है। अभी मैंने तारों को उत्तेजित करने के लिए अपनी उंगलियों पर बिजली की शक्ति का एक टुकड़ा रखा है। आपका वाटर स्पिरिट रूट भी वज्रपात कर सकता है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि आप इतना अच्छा नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। यू याओ अविश्वास में बोलने से पहले कुछ देर तक उसे एकटक देखती रही। क्या आप वास्तव में केवल क्यूई शोधन चरण पर हैं? बिजली की शक्ति हमेशा हिंसक होती है। इसे छोड़े बिना इसे अपनी उंगलियों पर पकड़ना काफी कठिन है। तारों को तोड़ने के लिए इसका उपयोग करना तो दूर की बात है। इस तरह के सूक्ष्म नियंत्रण के लिए थंडर स्पिरिट रूट के लिए भी कम से कम गोल्डन कोर स्टेज की आवश्यकता होनी चाहिए, है ना? शायद यह मेरी बॉडी रिफाइनिंग के कारण है। बेहतर शारीरिक नियंत्रण? चांगएन निश्चित नहीं था। हो सकता है, लेकिन अधिक संभावना यह है कि आप केवल एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। यू याओ ने सोचते हुए अपनी पलकें नीचे कर लीं, फिर झिझकी। सच कहूं तो अभी आपका इलेक्ट्रॉनिक संगीत सामान्य चीनी ल्यूट टोन जितना जटिल और नियंत्रणीय नहीं है। यहाँ तक कि जब हमारे मिंगियन हेवनली पैलेस के वज्र वरिष्ठ इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों का उपयोग करते हैं, तो वे उसी स्तर के जल तत्व संगीतकार से मेल नहीं खा सकते हैं। फिर भी यह प्रदर्शन के दायरे को व्यापक बना सकता है और अधिक विविधताएं पैदा कर सकता है, जोड़ना, स्तरित करना, बढ़ाना। मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी फ्लोइंग टोन वाटर सोल तकनीक में इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों को जोड़ सकता हूँ, तो संगीतमय लय के तरीके में मेरी अंतर्दृष्टि, साथ ही मेरी युद्ध और प्रदर्शन शक्ति बढ़ जाएगी। उसकी उत्सुक अभिव्यक्ति को देखकर चांगएन ने स्वाभाविक रूप से कुछ भी नहीं छिपाया। ठीक है, मैंने अभी जो सीखा है उसे साझा करूँगा। आप इसे अपनी तकनीक में मिलाने का प्रयास करें। दोनों ने एक साथ भूमिकाओं की अदला बदली की, शोध करते हुए और एक दूसरे के पूरक बनते गए। यू याओ ने तुरंत विधि को सुलझाया और अपनी उंगलियों पर बिजली की शक्ति को संघनित करने का प्रयास किया। हालांकि वाटर स्पिरिट रूट के लिए ये वास्तव में कठिन था। फिर भी यू याओ स्पष्ट रूप से उतनी नाजुक नहीं थी जितनी वह दिखती थी। वह जिद्दी स्वभाव की थी और उसने नौकरी छोड़ने से इनकार कर दिया था। अपनी चीनी बांसुरी बजाते हुए उसने प्रयोग किया, विचार किया और फिर से प्रयोग किया। शरीर और मन पूरी तरह तल्लीन थे। चांगएन ने उसे परेशान नहीं किया। वह पास में चुपचाप बैठा था, आंखें बंद कर रहा था, बढ़ते स्वर्ग को दबाने वाली पर्वत तकनीक का अभ्यास कर रहा था। सारी रात खंगती हुई वीणा बजती रही। भोर में, जब उसका मन भटक रहा था, अचानक उसके कान के पास एक तीखा, भयंकर स्वर फूट पड़ा। झटके से जागते हुए उसने यू याओ की ओर देखा। वह अपना सिर झुकाए हुए खेल रही थी। जल परी पूरी तरह डूबी हुई लग रही थी। उसके पीले हाथ उड़ गए और एक चीनी लुटेरे टुकड़े में बदल गए जिसे चांगएन अच्छी तरह से जानता था। ड्राइविंग इलेक्ट्रॉनिक बीट ने एक बार गूंजने वाली स्थिर धुन को एक नया जीवन दिया, जिसने दिल को दौड़ने पर मजबूर कर दिया। इसने चांगएन को अपना सिर झुकाने और मौके पर ही बड़बड़ाने की प्रेरणा दे दी।
जब टुकड़ा खत्म हुआ, चांगेन ने प्रशंसा की, यू याओ, तुम एक प्रतिभाशाली हो। तुमने केवल एक रात में इतना अच्छा नियंत्रण हासिल कर लिया। थोड़ा शर्मीला, यू याओ उठा और सम्मानपूर्वक झुक गया। असली प्रतिभा वह है जिसने ये सोचा। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, साथी दाववादी। यू याओ अनुकूलता 4752। उसने धीरे से आह भरी। हमारे मिंगियन हेवनली पैलेस के 1,00,000 वर्षों में किसी ने भी स्ट्रिंग वाद्ययंत्र बजाने के लिए सटीक बिजली नियंत्रण का उपयोग करने के बारे में नहीं सोचा था। गरजने वाले बुजुर्ग हमेशा दिलों को झकझोरने या शक्तिशाली जादू करने के लक्ष्य के साथ पूरी शक्ति का पीछा करते थे। उन्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि संगीतमय लय का रास्ता इन छोटे विवरणों में छिपा है। चांगेन ने श्रेय लेने की अनिच्छा से अपना सिर हिलाया। ये बस एक छोटी सी चाल है, उतना आश्चर्यजनक नहीं है। यह उससे भी अधिक है। यू याओ की अभिव्यक्ति गंभीर रही। उसने एक हाथ उठाया और हल्के से खींचा। पहले की शुद्ध इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि के विपरीत एक स्वर गूंजा, नर्म लेकिन दृढ़, अजीब तरह से विशिष्ट। एक संगमरमर के आकार का पानी का गोला हवा में दिखाई दिया और चांगेन की ओर चला गया। उन्होंने चमकती हुई बूंद का अध्ययन किया, फिर उसे छूने के लिए आगे बढ़े। एक हल्की सी दरार के साथ उसकी उंगली वापस उछल गई। वह आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा। ये बहुत अधिक मजबूत है और इसमें सुन्न कर देने वाली अनुभूति होती है। बिल्कुल। उसके होठों पर एक थकी हुई मुस्कान घूम गई। मैं कभी भी अकेले बिजली को नियंत्रित नहीं कर सकता। तब मेरे मन में एक विचार आया, बिजली को मेरी जल आध्यात्मिक शक्ति में लपेट दो, धीरे से उसकी हिंसा को वश में करो और उसे आज्ञापालन कराओ। अनगिनत कोशिशों के बाद आखिरकार मैंने सच्चा इलेक्ट्रॉनिक संगीत तैयार किया और अब मैं इसे अपनी इच्छानुसार किसी भी लय में पिरो सकता हूँ। इसके साथ ही उसने वही चीनी ल्यूट पीस फिर से शुरू किया। चांगेन ने ध्यान से सुना। नई प्रस्तुति न तो शुद्ध इलेक्ट्रॉनिक संस्करण जितनी आक्रामक थी, न ही उसकी पूर्व शैली जितनी मधुर थी। इसके बजाय इलेक्ट्रॉनिक हिस्से लय के साथ पूरी तरह से मिश्रित हो गए। जहाँ प्रभाव की आवश्यकता थी वहाँ फट गया, जहाँ मूल चीनी ल्यूट टोन था वहाँ नर्म हो गया। टुकड़े की समग्र अभिव्यक्ति पुनर्जन्म, चकाचौंध ताज़ा महसूस हुई। अगर मैं वर्तनी आधारित सितार टुकड़ों पर एक ही विधि लागू करता हूँ, तो उनकी शक्ति पूरी तरह से बढ़ जाएगी, ठीक उस छोटे पानी के गोले की तरह। उसकी नीली आंखों में एक उम्मीद भरी चमक चमक उठी। फिर उसकी नज़र चांगआन पर पड़ी, कोमल और लंबी। धन्यवाद, साथी दाववादी। मैंने गोल्डन कोर तक पहुंचने के बारे में इतना आत्मविश्वास कभी महसूस नहीं किया था। अब से आइए बस संगीतमय लय के तरीके पर चर्चा करें, अब और कोई स्पिरिट स्टोन नहीं। चांगएन ने तुरंत इनकार करते हुए हाथ हिलाया। केवल चर्चा पर स्विच करें। वह डॉग सिस्टम मेरी प्रशिक्षण प्रगति की गणना नहीं करेगा। नहीं, नहीं, मैं आत्मज्ञान से बहुत दूर हूँ, मुझे अभी भी आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और फिर, फेलो डाओइस्ट, क्यों इतनी दूर? ऐसा नहीं है, मैं बस इतना आभारी और आदरणीय हूँ कि यह निकल गया। फिर, क्या मैं तुम्हें जियो-एन कहूँ? उसके बर्फ सफ़ेद गालों पर हल्की लालिमा छा गई। घबराकर उसने समझाने की जल्दी की। उसके नाजुक रूप को देखकर चांगएन को याद आया कि कल उसे उसकी बाहों में कैसा महसूस हुआ था। 2 जन्मों में वह कभी भी इतने कोमल, इतने पानी जैसे किसी व्यक्ति के इतना करीब नहीं रहा था। किसी कारणवश वह उसे बुरी तरह चिढ़ाना चाहता था। नहीं, आवेगी आदमी ने कहा, सख्ती से सामना करो। मुझे बिग ब्रदर कहो। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, वह मुस्कुराना चाहता था और कहना चाहता था कि यह एक मजाक था।
50 से ऊपर की अनुकूलता के साथ थोड़ा इश्कबाज चिढ़ाना ठीक होना चाहिए, लेकिन यू याओ बाहर से नर्म और अंदर से लोहे की, उसका अपना दिमाग था। उसे बिग ब्रदर कहें, कोई मौका नहीं। अध्याय 47 फेंग्यू टावर पर धावा। बोलने का साहस। इससे पहले कि शब्द धुंधले हो जाएं, यू याओ कांप गया और अचंभित होकर उसकी ओर देखने लगा। बड़े भाई, उसके स्वाभाविक रूप से गुलाबी, चमकदार होंठ थोड़े खुले और उसके मोती जैसे दांतों और कोमल जीभ के बीच से एक नर्म, चिपचिपी आवाज तैरने लगी। ये स्वर्ग से दिव्य संगीत की तरह लग रहा था, लंबे समय तक चलने वाला और अंतरंग। यू याओ अनुकूलता 52-55। चांगेन की हृदय गति एक पल में 200 तक पहुंच गई। उनकी निगाहें बंद हो गईं। साधना कक्ष के अंदर का वातावरण मधुर और गाढ़ा हो गया। कुछ क्षण बाद, जैसे ही चांगेन ठीक हुआ और कार्य करने वाला था, यू याओ की आंखों में स्पष्टता लौट आई। उसने अपना सिर नीचे कर लिया, लगभग उसे उसकी छाती में दबा दिया। उसकी सुंदर उंगलियां उसकी स्कर्ट के हेम को घुमा रही थीं। खेदजनक, चांगेन स्वाभाविक रूप से ये कहकर मूड खराब नहीं करेगा कि वह मजाक कर रहा था। साथ खेलते हुए, उसने लापरवाही से कहा, चलो वापस चलते हैं, याओ याओ। यू याओ ने उपनाम पर कोई आपत्ति न करते हुए सहमति का एक छोटा स्वर दिया और नजरें झुकाकर उसका पीछा किया। जैसे जैसे वे चल रहे थे, चांगेन ने विचार किया, कुछ ऐसा महसूस हुआ जो यू याओ के बारे में वह जो जानता था उससे असंगत था। क्या बढ़ती अनुकूलता के कारण उसे बिग ब्रदर कहने की उसकी इच्छा थी, या क्या वह उसे पर्याप्त रूप से समझ नहीं पाया था? सबसे अधिक संभावना है, ये दोनों का थोड़ा सा था। इसे निश्चित करने में असमर्थ होने पर, उसने विचार को एक तरफ धकेल दिया। वह वास्तव में उसे पसंद करता था, वह चीजों को स्वाभाविक रूप से प्रकट होने देता था। आंगन को स्कैन करने के बाद, वह याओ याओ को अमर गुफा से बाहर ले गया। यू याओ ने सबसे पहले अपनी क्लाउड प्रकार की जादुई कलाकृति को बुलाया। जाहिरा तौर पर वह अभी भी शर्मीली थी और अपनी उड़ने वाली तलवार पर उसके करीब जाने को तैयार नहीं थी। वे बादल पर सवार हो गए, पहले के दृश्य से बचने के लिए दूर तक चक्कर लगाए और सुरक्षित रूप से फुवान मार्केट टाउन लौट आए। जैसे ही वे गुफा आवास क्षेत्र के पास पहुंचे और आंगन संख्या 37 को देखा, एक सफ़ेद बालों वाली छोटी सिवेट बिल्ली पत्थर की मेज पर खड़ी थी। फेई फेई ने एक झटके में बाड़ को छलांग लगा दी और उनसे मिलने के लिए दौड़ी। अपने शेड्यूल के कारण, यू याओ ने कभी भी लिटिल सिवेट कैट नहीं देखी थी जो जल्दी आती और चली जाती थी। अब, ऐसी मनमोहक फुलझड़ी का सामना करते हुए, वह मुश्किल से हिल पा रही थी। वह झुककर उसे सहलाने ही वाली थी कि तभी फीफी ने छोटे छोटे नुकीले दांत निकाले और चांग एन की ओर उदासी से देखा। फी को छुआ जाना पसंद नहीं है, चांग एन ने छोटे प्राणी की ओर देखते हुए समझाया। लिटिल सिवेट कैट की बड़ी बड़ी आंखें नाराजगी से भर गईं। इसने उसे घेर लिया, लगातार म्याऊं म्याऊं कर रहा था, उसके कंधे पर कूदने से इनकार कर रहा था, स्पष्ट रूप से गुस्से में। उनके पिछले जीवन की लघु वीडियो टिप्पणियों के मानकों के अनुसार, डांट क्रूर थी। चांगेन ने व्यंग्यपूर्वक कहा, कल रात हम पर शहर के बाहर घात लगाकर हमला किया गया। हम लगभग मर गए और सुबह होने तक पहाड़ों में छिपे रहे। चांगेन ने व्यंग्यपूर्वक कहा, ये जानते हुए कि बिल्ली उसे समझ सकती है। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो मैं अन्य बिल्लियों को पालने के लिए नहीं गया, अपने लिए सूंघें। फेई फेई अंततः शांत हो गई, उसके कंधे पर चढ़ गई, उसकी गर्दन सूंघी। फिर एक संतुष्ट म्याऊं देने से पहले यू याओ को सूंघने के लिए झुक गई। ठीक है,
मैं नाश्ता बनाऊंगी। याओ याओ, हमारे साथ खाओ, चांग एन ने पुकारा। बड़े भाई, मैं पास हो जाऊंगा। मैंने पूरी रात अभ्यास किया, मैं आराम करने जा रहा हूँ, यू याओ ने उपनाम स्वीकार करते हुए उत्तर दिया। उस शब्द को सुनकर फीफी ने अपना सिर उठाया और फिर से उस पर फुसफुसाया। उस पर गुर्राओ मत, चांगेन ने रोए हुए सिर को रगड़ते हुए कहा। कल उसकी मदद के बिना मैं सचमुच खतरे में होता। मैं आपका परिचय कराता हूँ, ये यू याओ है। याओ याओ, ये फेईफी है। उस पर लिटिल सिवेट कैट ने अपनी शत्रुता छोड़ दी और अभिवादन में यू याओ को नर्म बिल्ली के बच्चे जैसी म्याऊं दी। यू याओ फीफी को देखकर मुस्कुराया, फिर मुड़ा और वापस कोर्टयार्ड 36 की ओर चल दिया। चांगेन ने अभी अभी अपने आंगन में कदम रखा ही था कि एक सिर चुपके से बगल की बाड़ पर जा गिरा। छोटे भाई, पूरी रात बाहर ऐसा लगता है कि आपकी रात बहुत प्यारी रही है ना? मेंग युआनहाओ ने भद्दी मुस्कान दिखाई। ओल्ड मेंग, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं पूरी रात बाहर था? चांगेन ने उत्सुकता से देखते हुए पूछा। आपका स्पिरिट बीस्ट आपको बाजार में नहीं ढूंढ सका, इसलिए वह पूरी रात पत्थर की मेज पर इंतजार करता रहा। जब मैं कल रात गया था तो यह वहीं था, लगभग आधी रात को। फेंग्यू टॉवर पर मैंने इसे फिर से देखा और आज सुबह यह अभी भी उसी मेज पर था। चांग ने फीफी पर नज़र डाली। लिटिल सिवेट कैट ने उसे अनदेखा कर दिया और आवेश में अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। उसने छोटे से सिर पर हाथ फेरा और मेंग युआनहाओ को एक संक्षिप्त स्पष्टीकरण दिया। बूढ़े मेंग ने अपनी जीभ चटकाई। एक छिपा हुआ आशीर्वाद। यू याओ कल रात फेंग्यू टॉवर में नहीं खेली, इसलिए मुझे लगा कि आपने उसे मोहित कर लिया है। युवा होना और प्यार की मिठास का स्वाद चखना, हड्डियों के इस पुराने थैले की तरह नहीं जिसकी सारी आग जल गई हो। बूढ़ी मेंग, तुम सशक्त और मजबूत हो, आपका रास्ता अभी भी लंबा है। चांग एन ने उत्तर दिया, यू याओ के साथ अपने रिश्ते को स्पष्ट करने से बचते हुए। दूसरा भाग छोड़ें, लेकिन आपके पास एक नज़र है, कहें कि मैं जोरदार हूँ। फेंग्यू टॉवर के वे छोटे लोमड़ी हमेशा मेरी क्रूरता की प्रशंसा करते हैं और फिर दावा करते हैं कि वे इससे लगभग मर गए। बूढ़े का चेहरा गर्व से भर गया, हर झुर्रियाँ खुशी से खिल उठीं। विश्वास करें कि वे क्या कहते हैं। चांगेन उसे चिढ़ाने ही वाला था कि तभी उसके दिमाग में बिजली चमकी और उसकी अभिव्यक्ति ठिठक गई। एक फेंग्यू टॉवर महिला कृषक, बैठने में अच्छे होने के अलावा वे इंसान बनने में भी विशेषज्ञ हैं, है ना? पूरे बाजार में ऐसा कौन है जिसका मुंह सबसे मीठा हो और जो कभी तारीफ करने से नहीं चूकता? चांगेन खुद को मारना चाहता था। उसने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? आउटफिट रीमॉडल खोज के लिए आदर्श स्थान फेंग्यू टॉवर ही था, और वहां वह मूर्खतापूर्वक बाजार में एक स्टॉल लगाकर ग्राहकों का उसकी प्रशंसा करने का इंतजार कर रहा था। वे शर्मीली युवा लड़कियां मुश्किल से ही तारीफ कर पाती थीं। उसकी अधिकांश प्रगति सांसारिक बड़ी बहनों और आंटियों से हुई थी। परेशान होकर चांगेन ने मेंग युआनहाओ के साथ बातचीत करने में रुचि खो दी, खुद को माफ कर दिया और खाना पकाने के लिए अपनी अमर गुफा में वापस चला गया। आज रात वह फेंग्यू टॉवर खेती की खोज करेगा। जैसे ही लालटेनें जगमगा उठीं, फुवान मार्केट टाउन का वाणिज्यिक जिला जीवंत बना रहा। विशेष रूप से 5 मंजिला नक्काशीदार बीम फेंग्यू टॉवर अब अपने व्यावसायिक घंटों के चरम पर है। चांगेन पास में रुका, भोग की हलचल भरी गुफा को देखा, केवल एक पल के लिए झिझका, फिर आगे बढ़ गया। उन्होंने सुबह जिनबाओ मंडप का दौरा किया, दोपहर में यू याओ के साथ संगीत ताल के तरीके का अध्ययन किया, और शाम को मेंग युआनहाओ को अपने साथ ले जाना
चाहते थे, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने सफ़ेद झंडा फहराया था, इसलिए उसे अकेले ही ड्रैगन की मांद का सामना करना पड़ा। जैसे ही उसने फेंग्यू टॉवर की दहलीज पार की, अनगिनत झुलसती निगाहें उस पर टिक गईं। उसकी खोपड़ी झंझना उठी, उसे एहसास हुआ कि वह शिकार बन गया है। दरवाजे पर ड्यूटी करने वाला किसान चमक उठा और आगे बढ़ गया, लेकिन हल्के सियान की चमक से वह आगे निकल गया। उसने अपना मुंह खोला लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं की। यंग मास्टर टिल्डर, एक सिर्फ भरी आवाज आई। कल्टीवेट्रिक्स ने एक पीला सियान गाउन पहना था, लेकिन हेम और कमर पर गौसम गौस से गोरी पिंडलियां और एक दृढ़, सपाट पेट दिखाई दे रहा था। चांगेन ने इस सुंदरता को बेशर्मी से ग्राहक को चुराने के लिए आकार दिया, स्पष्ट रूप से एक शीर्ष वेश्या और एक धूर्त विचार बनाया गया। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, मिस? यह विनम्र लड़की धनिया है। टिल्डर भूतल पर शोर है। क्या तुम मेरे साथ ऊपर नहीं आओगे? धनिया नाम की लड़की पिघलने को तैयार लग रही थी, बस इंतजार करने में असमर्थ थी। माफ करें, मैं धनिया नहीं खाता। अगला अध्याय 48। हेहुआन संप्रदाय का भागा हुआ दाव साथी। धनिया वहीं जम गई, उसकी मुस्कान अजीब हो गई। चांगेन ने उसे अनदेखा कर दिया। वह अभी प्राप्त हुए सिस्टम प्रॉम्प्ट को देखने में बहुत व्यस्त था। मेज़बान ने एक उच्च मूल्य वाली महिला के प्रलोभन का सफलतापूर्वक विरोध किया। जेमा मान 45। ऐसे प्रीमियम शिकार को बच निकलने देने की इच्छा न रखते हुए, धनिया अपना अभिमान निगलने ही वाली थी और फिर से प्रयास करने ही वाली थी कि तभी एक सुगंधित हवा चली। युवा मास्टर, इस नौकर को अपने साथ रखने देने के बारे में क्या ख्याल है? धनिया ने बिना कुछ कहे अपना सिर नीचे कर लिया और पीछे हट गई। चांगेन ने नवागंतुक को एक बार जिज्ञासु बताया। सफ़ेद स्कर्ट उभरी हुई थी, जिससे बर्फ सफ़ेद कंधे दिख रहे थे। बाल धुंध जैसे, मेकअप उत्तम, फिर भी इसके बिना वह शायद धनिया से एक पायदान पीछे रह जाती। ऐसा लगता है जैसे कोई ऊंचे दर्जे का व्यक्ति हो। चांगेन झिझक गया। संभवतः सिग्मा मैन मानक के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए उन्होंने मना नहीं किया। ठीक है, मुझे कुछ संगीत सुनने के लिए ले चलो। कुछ ही दूरी पर, सीढ़ी के कोने पर जोड़े को गायब होते देख, धनिया ने अपने होंठ चाटे और सहलाया। सिस्टर होंग टिल्डर सिस्टर कुई कुई खत्म होने के बाद, क्या मैं भी स्वाद ले सकता हूँ? मैं उसके स्पिरिट स्टोन्स को नहीं छूऊंगा, मैं घर का हिस्सा खुद चुकाऊंगा। सुडौल, आकर्षक सिस्टर होंग सख्त दिख रही थीं। उनके सामान्य सहवास का हर निशान गायब हो गया था। कुछ मत खाओ, कोई उसे नहीं छुएगा। आखिरकार धनिया को कुछ गलत नजर आया। उसके साथ क्या माजरा है? बहन होंग ने उसकी उपेक्षा की। उसकी हथेली में एक संदेश प्रसारित करने वाली उड़ने वाली तलवार दिखाई दी। हेहुआन संप्रदाय का भागा हुआ दाव साथ ही स्थित है। उसने बुदबुदाया, तलवार खिड़की से बाहर फेंक दी। यह एक बमुश्किल दिखाई देने वाली लकीर में बदल गया और रात के आकाश में गायब हो गया। तभी धनिया ने क्लिक किया। वह किसी आंतरिक संप्रदाय के शिष्य का दाव साथी है, और वह भाग गया। बिल्कुल एक जंगली दाव साथी जो कुछ नहीं जानता। बहन होंग ने अपने होंठ चाटे, स्पष्ट रूप से वह भी प्रलोभित थी। एक उचित रूप से प्रशिक्षित दाव साथी को पता होगा कि प्रत्येक गोल्डन कोर स्टेज हेहुआन शिष्य आंतरिक संप्रदाय खेती तकनीक के अद्वितीय प्रवाह को समझ सकता है, और वह सीधे फेंग्यू टॉवर में चला गया। बाहरी संप्रदाय की कौन सी लड़की आंतरिक संप्रदाय के शिष्य के दाव साथी को चुराने की हिम्मत करेगी? धनिया ने निगल लिया, अपनी जांघें भींच लीं और आह भरी। कितना अफसोस है, आश्चर्य है कि किस वरिष्ठ बहन की ऐसी किस्मत है।
यान क्यूई से भरपूर एक आकर्षक, सुंदर लड़का कल्पना नहीं कर सकता कि सीनियर सिस्टर कितनी खुश होगी। बहन होंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उम्र और खेती को देखते हुए उसकी आध्यात्मिक जड़ सामान्य होनी चाहिए, लेकिन यान क्यूई इसकी भरपाई कर देती है। सिस्टर होंग, क्या होगा अगर वह हम में से किसी एक के साथ रात बिताने पर जोर दे? उस जैसा एक जोरदार युवा खुद को रोक नहीं सकता, अन्यथा वह फेंग्यू टॉवर पर नहीं आएगा। यदि हम मना करेंगे तो उसे संदेह हो जाएगा। क्यों नहीं, मेरा मतलब है, बस उसे यहीं रखना है। मुझे यकीन है कि वरिष्ठ बहन समझ जाएगी। धनिया अचानक चमक उठी। उसने सिस्टर होंग को चुपचाप उसे चखने के लिए उकसाने की कोशिश की। मौत की इच्छा, यदि यह एक बुरे स्वभाव वाली आंतरिक संप्रदाय की शिष्या है तो वह आपकी आत्मा को तितर-बितर कर सकती है और संप्रदाय एक शब्द भी नहीं कहेगा। यदि वह रुकने पर जोर देता है तो कुई को भ्रम पैदा करने के लिए स्वप्न धूप का उपयोग करने दें। समस्या हल हो गई। सिस्टर होंग एक पल की खुशी के लिए अपनी गर्दन को जोखिम में नहीं डाल रही थी। उसने साफ मना कर दिया। धनिया पूरी तरह से मुरझा गया। कुई इस बीच चांगएन को ऊपर एक भव्य निजी कमरे में ले गया। रेलिंग पर झुकते हुए उन्होंने नीचे प्रदर्शन मंच की ओर देखा। आसपास की सीटें खचाखच भरी हुई थीं। ज्यादातर लोग मोती गिराने वाले चीनी ल्यूट संगीत को सुन रहे थे। केंद्र मंच पर यू याओ एक सादे सफेद घूंघट पोशाक और शंक्वाकार टोपी में अपनी चीनी बांसुरी बजाते हुए उत्साहपूर्ण एकाग्रता के साथ खेल रही थी। कुई ने हाथ पीछे खड़े युवक का अध्ययन किया। उसकी आंखों में चाहत धनिया से मेल खा रही थी। लंबा और सीधा, उसके कपड़ों के नीचे मांसपेशियां हल्की दिखाई दे रही थीं। उसकी अभ्यास की हुई आंख बता सकती थी कि उसके कपड़े उतारे बिना उसका शरीर कितना उत्तम था। यान क्यूई की आवाज का तो जिक्र ही नहीं किया जा रहा है। एक झटके से व्यक्ति को चक्कर आ जाता था। उन्होंने लोहे जैसे भूरे रंग के लड़ाकू कपड़े पहने थे, कॉलर और कफ पर काले रेशम से सिले हुए बादल पैटर्न पहने थे। कमर पर एक काली बेल्ट बंधी हुई थी जो हल्के गहरे जेड रंग से जड़ी हुई थी। तीखे नैन नक्श, पतले होंठ, साफ सुथरा चेहरा, सुंदर लेकिन मुलायम नहीं। समग्र रूप से कुरकुरा, उत्सुक और ऊबड़-खाबड़ दिखता है। यंग मास्टर की पोशाक सनी और सुंदर है। आश्चर्य है कि आप कितनी लड़कियों का दिल चुरा लेंगे। संगठन पुनर्निर्माण प्रगति 10/100। चांगएन सिस्टम प्रॉम्प्ट पर मुस्कुराया। फेंग्यू टॉवर वास्तव में इस खोज को पूरा करने के लिए एकदम सही जगह थी। ये महिला कृषक भले ही कम कपड़े पहनती हों, लेकिन उनकी शहद भरी जीभ इस बात की गारंटी देती है कि हर मेहमान अमूल्य महसूस करेगा। हर तरह की भावना। वह हंसा, बैठ गया। परोसने वाली एक लड़की सुगंधित आध्यात्मिक क्यूई चाय और स्पिरिट फल और स्नैक्स की प्लेटें लेकर आए। कुई उसके पास बैठी, धीमी आवाज में, यह नौकर कुई है। क्या मैं यंग मास्टर का नाम पूछ सकता हूँ? चांगएन का दिल हिल गया। ये कुई ओल्ड मेंग और स्वॉर्ड 13 के बारे में बात करना बंद नहीं कर सका। फिर भी उन्होंने कभी भी सुंदर धनिया का उल्लेख नहीं किया। कुई में कुछ विशेष बढ़त होनी चाहिए। विचार को आधा, उसे कोई परवाह नहीं थी। आज रात सिर्फ संगीत, चाय और खोज का दौर था। बू पियाओ चांग, उसने बेबाकी से उत्तर दिया, फिर यू याओ पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी अंगुलियों के काम और धुन के भीतर संगीतमय लय का अध्ययन किया। पूरे समय कुई के साथ अनुपस्थित मन से बातें करना। इलेक्ट्रॉनिक संगीत में महारत हासिल करने से यू याओ का दाव स्पष्ट रूप से आगे बढ़ गया था। रचना समाप्त होने के बाद भीड़ की जय जयकार ने इसे साबित कर दिया।
इसे एक लघु संगीत कार्यक्रम के रूप में गिना जाता है। प्राप्त समर्थन शक्ति से उसे आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। अपनी चीनी लुटिया को नीचे रखते हुए यू याओ को कुछ महसूस हुआ और उसने अपना घूंघट वाला चेहरा थोड़ा ऊपर उठा लिया। चांग एन ने घूंघट के पीछे से उसकी नज़र महसूस की और हल्का सा सिर हिलाया। यू याओ ने कोई अतिरिक्त कदम नहीं उठाया, बस अपना वाद्य यंत्र उठाया और अगला भाग शुरू कर दिया। एक जीवंत धुन ने हर किसी का मन खुश कर दिया। खुशी अनायास ही खिल उठी। जियान हुआन। चांग एन के होठों पर मुस्कान तैर गई। कुई कुई ने विचारपूर्वक मौन आदान प्रदान को देखा। कई गानों के बाद यू याओ ब्रेक के लिए चले गए। नाचती लड़कियां मंच पर आ गईं। पतले रेशमी कपड़े लहरा रहे थे, आधे छिपे हुए, पूरी तरह से आकर्षक। लेकिन चांग एन को ये आम महिलाएं अब उबाऊ लगती थीं। यंग मास्टर टिल्डर, कुई कुई ने म्याऊं करके कहा, मिस यू याओ में रुचि है। अफसोस की बात है कि वह केवल एक किराए की संगीतकार है और कुछ और नहीं देती। रात के लिए किसी और को क्यों नहीं चुनते? आप जितने चाहें उतने ले सकते हैं टिल्डर। चांग एन ने अपना सिर हिलाया। मैं नहीं रुकूंगा, सिर्फ संगीत और चाय। आज के लिए बस इतना ही। पोशाक की खोज पूरी हो गई। वह मौके पर कपड़े नहीं बदल सकता था और मूर्ख नहीं लग सकता था, इसलिए वह घर पर ही था। जहां तक इन 1000 तकियों वाली महिलाओं के साथ अंतरंग होने की बात है, उसे मेन युआनहाओ और स्वॉर्ड 13 के साथ शौक साझा करने की कोई इच्छा नहीं थी। उसने मेज पर कुछ स्पिरिट स्टोन रखे और कुई कुई के साथ चला गया। तो क्या तुमने उसे आवाज दी? बहन होंग ने उस आकृति को सड़क से गायब होते देखकर चुपचाप पूछा। कुई कुई ने अफसोस में अपने होंठ चाटे। मैं चाहता था, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। अध्याय 49। यह कोई अलग मामला नहीं है। कुई कुई ने अपनी अभिव्यक्ति सीधी की और बोली। उसकी आंखें शुरू से आखिर तक साफ थीं, बिना किसी बुरे विचार के। वह वास्तव में सिर्फ चाय पीने और संगीत सुनने के लिए आया था। सिस्टर होंग ने राहत की सांस ली। एक सादा दौरा भी ठीक है। ये हमें उसके लिए व्यवस्था करने की परेशानी से बचाता है। हालांकि उन्हें यू याओ में बहुत दिलचस्पी है। वे पुराने परिचित लगते हैं। जब तक वह हमारे बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के साथ नहीं सोता, ये ठीक है। वह जिस भी अन्य महिला की तलाश करेगा, वह हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। बाद में उसे कैसे दंडित किया जाता है, ये आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों का मामला है। कुई कुई ने सहमति में सिर हिलाया और जारी रखा। वह खुद को बू पियाओचान कहता है, संभवतः एक छद्म नाम, और कहता है कि वह कुछ दिन पहले ही फुआन मार्केट टाउन आया था। उसके पास बेहद ताकतवर यांग क्यूई है, जैसे कि उसके पास किसी प्रकार की दोहरी खेती का संविधान है। कोई आश्चर्य नहीं कि एक सामान्य आध्यात्मिक जड़ होने के बावजूद उसे स्काउट किया गया था। सिस्टर होंग ने अपनी आकर्षक आंखें सिकोड़ लीं और निर्देश दिया, उसकी पृष्ठभूमि जानने के लिए अगले 2 दिनों तक गुप्त रूप से उसका पीछा करें। यदि वह अस्थायी रूप से रह रहा है, तो हम उसके जाने से पहले उसे पकड़ सकते हैं। कुई कुई ने थोड़ा सिर हिलाया। उसकी आकृति टिमटिमा रही थी और वह चुपचाप गायब हो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युकिंग अमर संप्रदाय। दिल पर सवाल उठाने वाला। हॉल बेली किंग हुई, जो चुपचाप एक खाली शांत कमरे में खेती कर रही थी, ने अचानक अपनी उज्ज्वल आंखें खोलीं। धुंधला कमरा तुरंत रोशन हो गया। प्रकाश तत्व। आध्यात्मिक शक्ति कम होने पर ही वह सामान्य स्थिति में लौटा। फिर एक राजसी पुरुष की आवाज चुपचाप सुनाई दी। किंग हुई, अमर आदरणीय तुम्हें बुलाते हैं। महामहिम संत के ठंडे चेहरे पर खुशी की एक अनियंत्रित झलक दिखाई दी। मास्टर,
क्या अमर आदरणीय संप्रदाय में लौट आए हैं? हाँ, उसकी रोटेशन अवधि समाप्त हो गई है। मैंने अभी अभी उसे सृजन की शक्ति के पुनरुद्धार की सूचना दी है, इसलिए संभवतः वह आपसे और अधिक सीखना चाहती है। मैं अभी जाऊंगा। बेली किंगहुई ने लड़कियों जैसे आकर्षण का एक दुर्लभ अंश प्रकट किया। वह खड़ी हुई, सावधानी से अपनी पोशाक को सीधा किया और हृदय प्रश्न हॉल से बाहर निकलने से पहले अपने बालों की जांच करने के लिए एक बर्फ के दर्पण को सघन किया, जो प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और शिखर के पीछे की ओर उड़ गया। सुंदर बांस के जंगलों, पहाड़ी झरनों और फूलों के बगीचों से गुजरते हुए बेली किंगहुई पीछे की चोटी पर आध्यात्मिक क्यूई से संघनित सफेद धुंध के एक विशाल बादल में गिर गई। केवल 2 सांसों के भीतर दृश्य अचानक खुल गया और कहीं और से बिल्कुल अलग परिदृश्य सामने आया। सफेद धुंध के अंदर आध्यात्मिक क्यूई से बने बर्फ के टुकड़े लहरा रहे थे और हर जगह जीवंत बर्फ की मूर्तियां थीं। बर्फ और बर्फ की इस शांत दुनिया के केंद्र में 10,000 साल पुरानी गहरी बर्फ से बना एक उत्कृष्ट हॉल खड़ा था। बेली किंगहुई हॉल के प्रवेश द्वार पर उतरी, एक बार फिर अपनी पोशाक सीधी की और झुकी। शिष्य बेली किंगहुई अमर पूज्य को सम्मान देते हैं। अंदर आओ, लिटिल किंगहुई। उसके कानों में बर्फ की खंखती हुई कर्कश और स्पष्ट आवाज गूंजी। महामहिम संत ने एक गहरी सांस ली और सिर झुकाए हुए हॉल के दरवाजों से बाहर निकल गईं। कुछ दूर चलने के बाद उसने ऊपर की ओर नजर डाली और चौंक गई। बर्फ के खंभों से भरे हॉल के अंदर ऊंची गहरी बर्फ फीनिक्स कुर्सी खाली थी। पूरे हॉल में वह बीच में अकेली खड़ी थी। मैं पीछे गर्म पानी के झरने वाले पूल में हूँ। मैंने दशकों से पानी नहीं भिगोया है। ये बहुत आरामदायक है, टिल्डर जैसा कि अपेक्षित था। घर सबसे अच्छा है। थोड़ी आलसी आवाज फिर से आए। छोटी किंगहुई, क्या तुम मेरे साथ भीगना चाहती हो? ये बहुत आरामदायक है, टिल्डर। एक पल के लिए बेली किंगहुई वास्तव में सहमत होना चाहती थी। अपने आदर्श के साथ अकेले रहने का कितना बढ़िया अवसर। लेकिन अंत में अमर आदरणीय के प्रति उसका भय उसकी कल्पनाओं पर हावी हो गया। इस शिष्य की हिम्मत नहीं है। आप अपने मास्टर लिटिल स्टोन की तरह ही उबाऊ हैं। आपने युकिंग अमर संप्रदाय को किसी भी मानवीय स्पर्श से पूरी तरह से रहित बना दिया है। बेली किंगहुई ने बहस करने की हिम्मत न करते हुए अपना सिर नीचे रखा। अमर आदरणीय के साथ और अधिक बात करना चाहते हुए वह केवल विषय बदल सकती थी। अमर आदरणीय, क्या सील के साथ सब कुछ ठीक है? क्या हो सकता है मैं भी सील नहीं तोड़ सकता, तो संभवतः कौन जाकर टुंटियन को अंदर से मुक्त कर सकता है? अमर आदरणीय चेनजू ने उदासीनता से व्यंग्य किया, और वह आधा मृत व्यक्ति निश्चित रूप से अपने आप बाहर नहीं निकल सकता। आखिरकार मैं आज़ाद हो गया। मुझे उस भूली हुई जगह, खून डुबाने वाली पर्वत श्रृंखला में रहने की जरूरत नहीं है। हाहा, पीड़ा सहने की बारी उस कमीने उजाड़ उल्लू की है। बेली किंगहुई ने उसे व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं देखा था, लेकिन वह डेसोलेट उल्लू दानव संत की शानदार प्रतिष्ठा के बारे में जानती थी। 5 बुजुर्गों में से एक और जी शाह दानव डोमेन में 8वें क्षेत्र के एक पावरहाउस के रूप में। यहाँ तक कि अन्य याओ जाति शक्ति, पवित्र आत्मा साम्राज्य के 9 पूंछ वाले दानव संत भारी चोटों के कारण एकांत ध्यान में थे, फिर भी उन्होंने मानव जाति को आगे बढ़ने की हिम्मत करने से रोक दिया। इससे पता चलता है कि उसकी ताकत कितनी जबरदस्त थी। छोटी किंगहुई, मुझे सृजन की शक्ति की पुनर्प्राप्ति के बारे में विस्तार से बताएं। अमर आदरणीय चेनजू ने विषय को उसे बुलाने के उद्देश्य से स्थानांतरित कर दिया। बेली किंगहुई ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और पूरी प्रक्रिया का ध्यानपूर्वक वर्णन किया।
उसने केवल इस तथ्य को छिपाया कि उसके दाव हृदय में कोई दोष था और उनकी मुलाकात को एक बाहरी संप्रदाय की कनिष्ठ बहन द्वारा शुरू किया गया बताया। सुनने के बाद अमर आदरणीय चेनजू ने दिलचस्पी से अपने होठों को थपथपाया। वह बच्चा वास्तव में सृजन की शक्ति को जागृत करने वाला व्यक्ति है। उसके पास बहुत सारे चतुर विचार हैं। कितना मज़ा है। युकिंग इम्मोर्टल संप्रदाय में ऐसे जीवंत साथी क्यों नहीं हैं? कुछ देर तक बुदबुदाने और विलाप करने के बाद उसने कहा, मुझे वह मूर्ति या जो भी हो दिखाओ। बेली किंगहुई एक पल के लिए झिझकी, लेकिन फिर भी उसने इसे अपनी स्टोरेज रिंग से निकाल लिया। हथेली के आकार की उत्कृष्ट मूर्ति बिना किसी हवा के उठी, पीछे के हॉल की ओर तैरती हुई और पर्दे के पीछे गायब हो गई। कितना प्यारा टिल्डा, सोचने का तरीका और तकनीक कितनी जादुई है। ये वास्तव में बहुत अधिक है। ठीक है, उतना ही प्यारा जितना मैं हूँ। ये सुनकर बेली किंगहुई का दिल ठंडा हो गया। निश्चित रूप से अगला वाक्य, जो उसके लिए बहुत परिचित था, आगे बढ़ गया। यह मेरा है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आंखों के सामने 10 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन प्रकट हुए। महामहिम संत ने अपना मुंह खोला, लेकिन इसे वापस मांगने की हिम्मत नहीं की। व्यथित होकर 100 गुना लाभ अपने भंडारण रिंग में डाल दिया। वह स्वयं उस महाझूठे व्यक्ति द्वारा बनाया गया था। ये साधना समाचार जो आपने एक साथ रखा है, उसका काफी भविष्य है। चूंकि इसमें आपकी हिस्सेदारी है, इसलिए संप्रदाय को भी अपना पूरा समर्थन देना चाहिए। आखिरकार मुझे आपसे अगली संप्रदाय नेता लिटिल किंगहुई टिल्डा बनने की बहुत उम्मीदें हैं। इसके अलावा वह ब्लाइंड रिंग बहुत दिलचस्प है। जब पूरा सेट डिज़ाइन हो जाए तो मुझे बताना याद रखें। धन्यवाद। अमर आदरणीय बेली किंगहुई के मूड में थोड़ा सुधार हुआ। इसे उसकी मदद करने वाला माना जा सकता है ना? अगले ही पल युकिंग अमर संप्रदाय के माउंटेन गेट के भीतर चेनजू की भव्य और विशाल आवाज गूंज उठी। आत्मा परिवर्तन चरण से ऊपर के संप्रदाय में प्रत्येक व्यक्ति को साधना समाचार की एक प्रति की सदस्यता लेनी होगी। बाकी सभी के लिए ये स्वैच्छिक है। उसकी आवाज गहरी बर्फ की तरह ठंडी और ठंडे चंद्रमा की तरह अलौकिक थी, जिसमें अवर्णनीय महिमा और दबाव की भावना झलक रही थी। यह उस सहज और स्पष्ट लहजे से बिल्कुल अलग था जो उसने अभी बेली किंगहुई से बात करते समय इस्तेमाल किया था। माउंटेन गेट के भीतर युकिंग अमर संप्रदाय के अनगिनत शिष्य, चाहे बाहरी संप्रदाय के सहायक हों या बड़े बुजुर्ग, गंभीरता से खड़े हुए और सम्मानपूर्वक जवाब दिया। हम सम्मानपूर्वक अमर आदरणीय के आदेश का पालन करते हैं। एक क्षण की प्रतीक्षा के बाद विभिन्न चोटियों पर एक पृथ्वी विदारक कोलाहल गूंज उठा। खेती समाचार क्या है? पता नहीं। इसके बारे में कभी नहीं सुना। मास्टर ने संप्रदाय के नेता को खोजने के लिए मुख्य शिखर पर उड़ान भरी है। ऐसा लगता है कि अमर संप्रदाय के केवल उच्च स्तरीय सदस्य ही इसके बारे में जानते हैं। जल्दी जाओ और पता करो। अगर मैं सदस्यता लेने में सक्षम नहीं हूँ, तो मैं अपने परिवार को इसकी सदस्यता दिला सकता हूँ। बिल्कुल, जल्दी करें और परिवार के पुराने पूर्वज को संदेश भेजें। यह अमर आदरणीय चेनजू द्वारा व्यक्तिगत रूप से समर्थित है। धन्यवाद, अमर आदरणीय बेली किंगहुई ने एक बार फिर पूरी ईमानदारी के साथ कृतज्ञता व्यक्त की। हाँ, इस बार तुम मेरे द्वारा तुम्हारी चीजें चुराने की शिकायत नहीं करोगे, है ना? इस शिष्य की हिम्मत नहीं है। ठीक है, उस छोटे से बच्चे के साथ अच्छे संबंध बनाओ। मुझे उससे बहुत उम्मीदें हैं। सृजन की शक्ति, अमर आदरणीय, ये सिर्फ एक अलग मामला है।
हम अभी तक यह निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि सृजन की शक्ति पूरी तरह से पुनर्जीवित हो रही है या नहीं। बेली किंगहुई ने असमंजस में पूछा। चेनजू की आवाज़ अचानक अलौकिक हो गई, जिसमें एक अवर्णनीय भावना थी। नहीं, यह कोई अलग मामला नहीं है। अध्याय 50। बाईजी एक अवसर की प्रतीक्षा कर रही है। यह कोई अलग मामला नहीं है। क्या किसी और ने सृजन की शक्ति को कहीं और जगाया है? चेनजू की भावनाओं से पूरी तरह अनजान, बेली किंगहुई ने अपनी आवाज में आश्चर्य का संकेत देते हुए पूछा। हाँ, मेरे लौटने से पहले मुझे हेहुआन संप्रदाय द्वारा 5 बुजुर्गों के साथ साझा की गई खुफिया जानकारी मिली। उनकी नवनियुक्त छोटी संत ने छोटी छोटी तरकीबों का एक सेट बनाया। नवनियुक्त संत ज़ेड लीफ फ्लावर इम्मोर्टल हुआ। ये संप्रदाय की खेती के लिए एक प्रमुख लक्ष्य के रूप में बेली किंगहुई को ऐसे मामलों के बारे में स्पष्ट रूप से अच्छी जानकारी थी। वास्तव में चेनजू के स्वर में अगोचर उदासी की झलक थी। आपके आने से पहले जियुवेई को छोड़कर 8वें क्षेत्र के हम चारों ने इस पर चर्चा पूरी कर ली थी। हम सर्वसम्मति से मानते हैं कि अमरलोक वास्तव में पुनरुद्धार के दौर से गुजर रहा है। बेली किंगहुई की आंखें चमक उठीं। वह बधाई देने ही वाली थी, लेकिन फिर चुप हो गई। थोड़ी देर बाद वह बोली, अमर आदरणीय, ये पुनरुद्धार प्रक्रिया बहुत तेज हो सकती है। चेनजू ने चांदी जैसी हंसी भरी। हाँ, कोई भी अमरलोक के पुनरुद्धार के समय की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, लेकिन आखिरकार अभी भी आशा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आज आशा से भरा एक और दिन है। अपनी सुबह की बॉडी रिफाइनिंग और टाइगर सबडाइंग विटेलिटी फिस्ट खत्म करने के बाद चांगेन उगते सूरज की ओर बढ़ा। म्यांग टिल्डा उसके बगल में फीफी ने दूधिया विरोध जताया। असंतोष स्पष्ट था क्योंकि उसने अपने खाली मछली सफ़ेद चीनी मिट्टी के कटोरे पर पंजा मारा था। इसके लिए एक खाली कटोरे का मतलब था कि कोई उम्मीद नहीं थी। चिंता मत करो, ये सब तैयार है। चांगेन नीचे झुका, सफ़ेद बालों वाली छोटी सिवेट बिल्ली को अपनी बाहों में उठाया और उसकी पीठ पर हाथ फेरा। चूंकि पिछली बार वह पूरी रात नहीं लौटा था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि फीफी की निचली रेखा और भी नीचे चली गई है। अब ये कुछ समय के लिए उसकी बाहों में या उसकी गोद में रह सकता है। आदमी और जानवर अमर गुफा में लौट आए। चांगेन रसोई में गया और एक बर्तन खोला तो अंदर सुगंधित बर्फीली सफ़ेद जेली वाला टोफू दिखाई दिया। कुछ ऐसा देखकर जो उसने पहले कभी नहीं खाया था। फेई फेई तुरंत खुश हो गई। वह अपना कटोरा मुंह में दबाकर नीचे कूद गया और प्रतीक्षा कर रहा था। चांगेन ने एक पल के लिए सोचा, पहले 2 खाली कटोरे निकाले और उनमें जेलीयुक्त टोफू भर दिया। फिर उसने एक में ब्राउन शुगर सिरप मिलाया और दूसरे में एक स्वादिष्ट ग्रेवी जो उसने पहले तैयार की थी। आप कौन सा खाना चाहते हैं? उसने छोटी सिवेट बिल्ली को आशा से देखा। फेई फेई ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं, प्रत्येक को सूंघने के लिए आगे बढ़ी और फिर मीठे जेली वाले टोफू के सामने झुक गई। चांगेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और ठंडे स्वर में कहा, विधर्मी। उसने मीठे जेली वाले टोफू को फिश वाइट पोसिलेन बाउल में डाला और खुद नमकीन खाने के लिए किनारे पर चला गया। छोटी सिवेट बिल्ली ने दावत के लिए अपना सिर झुकाने से पहले चांगेन में असमंजस की स्थिति में अपना सिर झुकाया। नाश्ते के बाद चांगेन गुफा आवास क्षेत्र से बाहर जिनबाओ मंडप की ओर इत्मीनान से जाने से पहले 3 नए तावीज़ बनाने के लिए अमर गुफा में रुका। मियाओक्सियन पैलेस गोल्डन कोर द्वारा गुप्त हमले के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए बाजार शहर नहीं छोड़ने का फैसला किया। इसके अलावा वह बाजार शहर के भीतर कोई भी शॉर्टकट बिल्कुल नहीं अपनाएगा, जहां भीड़
सबसे अधिक होगी वहीं रहेगा। सिटी प्रोटेक्टिंग ग्रैंड एरे द्वारा सुरक्षा और रोकथाम दोनों प्रदान करने के साथ मियाओक्सियन पैलेस के राक्षसी कृषक, जिनके हर जगह दुश्मन थे, खुले तौर पर कार्य नहीं करेंगे। कल दिन के दौरान चांगएन ने विशेष रूप से अपनी अमर गुफा की सुरक्षा को उन्नत करने के लिए गुफा आवास क्षेत्र के प्रबंधक से मदद मांगी थी। सेंटिस के चेहरे की खातिर स्टीवर्ट झांग बिना किसी दूसरे विचार के सहमत हुए मुफ्त अपग्रेड प्रदान करने और यहाँ तक कि इसे बाजार शहर के अलार्म फॉर्मेशन से जोड़ने पर भी सहमत हुए। इससे सुरक्षा में काफी सुधार हुआ। आज चांगएन हरे वस्त्रों के एक सेट में बदल गया था, फिर भी बहुत आकर्षक लग रहा था। महिला कृषक अक्सर सड़क पर उसकी ओर देखती रहती हैं। दुर्भाग्यवश अधिकांश लूज कल्टीवेटर जीवित रहने के लिए संघर्ष करने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने उसके बारे में सोचना भी बंद कर दिया। उसे लाइक करना तो दूर की बात है। जैसे ही चांगएन पछतावा महसूस कर रहा था, उसने अचानक बगल से एक ठंडी महिला की आवाज सुनी, ये साथी दाववादी। उसने अपना सिर घुमाया और सड़क के किनारे सफेद पोशाक में एक महिला किसान को खड़ा देखा। पोशाक का कपड़ा मोटा था और उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी यह उसके अच्छे फिगर को दिखा रहा था। उसकी विशेषताएं अच्छी तरह से परिभाषित थीं और उसका चेहरा ठंडा और सुंदर था। श्रृंगार से अलंकृत, उसका स्वभाव पाले जैसा, ताज़ा सर्दियों की बर्फ जैसा साफ था। चांगएन ने उसे आकार दिया। वह मियाओक्सियन पैलेस की राक्षसी की तरह नहीं लग रही थी, लेकिन उसने फिर भी सावधानी बरती और हाथ जोड़कर कहा, क्या मामला है, साथी दाववादी? महिला कृषक बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी ओर देखते हुए 2 कदम आगे बढ़ी। उसकी सुंदर आंखों में एक हल्की सी रोशनी लगातार टिमटिमाती हुई प्रतीत हो रही थी। साथ ही दाववादी, मैं एक संप्रदाय मिशन के लिए फुवान मार्केट टाउन के आसपास आया हूँ। मुझे किंगटाई बांस नामक एक आध्यात्मिक पौधा ढूंढना है। मैं आसपास के वातावरण से अपरिचित हूँ और एक दयालु मार्गदर्शक को नियुक्त करना चाहता हूँ। ये देखकर कि फेलो डाओइस्ट के पास एक ईमानदार आभा है, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपकी रुचि होगी। मैं भुगतान करने को तैयार हूँ। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, चांगएन ने तुरंत अपने हाथ पकड़ लिए और मना कर दिया, क्षमा करें, मेरी ताकत कम है। कृपया किसी और सक्षम व्यक्ति की तलाश करें। साथी दाववादी मेजबान ने एक उच्च सुंदर महिला के प्रलोभन का सफलतापूर्वक विरोध किया। जेमा मान 5 ग्रेटर देन 6। किंगटाई बांस किंगलिंग पर्वत श्रृंखला का एक अद्वितीय आध्यात्मिक पौधा था और इसे ढूंढना आसान नहीं था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चांगएन ने बाजार शहर नहीं छोड़ने का मन बना लिया था। ऐसे नाजुक मोड़ पर वह बाहर जाकर जोखिम कैसे उठा सकता है? निःशुल्क जेमा मूल्य का एक अंक प्राप्त करना बेहतर था। उन्होंने और कुछ नहीं कहा। इस स्वतंत्र साथी दाववादी को पीछे छोड़ दिया और चले गए। अपने शिकार को बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मना करते देख बाईजी की अभिव्यक्ति शुद्ध ठंडे अलगाव से एक भयावह ठंड में बदल गई। उसकी नवजात आत्मा प्रारंभिक अवस्था मिस्टिक हॉट सोल कन्फ्यूजन वास्तव में उसके खिलाफ अप्रभावी थी। क्यूई रिफाइनिंग चरण में वह स्पष्ट रूप से एक छोटा सा साथी था। क्या उसके पास कोई असाधारण खजाना था, या वह स्वाभाविक रूप से मानसिक रूप से असामान्य था? लक्ष्य की पृष्ठभूमि को पूरी तरह से समझने से पहले ही हमला कर देने वाला वह मृत अपशिष्ट वास्तव में इसका हकदार था। बाईजी ने हमला करने और उसे सीधे दूर ले जाने की इच्छा को दबाने के लिए संघर्ष किया। उसकी नज़र गुप्त रूप से पास में चल रही कई आकृतियों पर पड़ी। एक गोल्डन कोर स्टेज महिला कृषक थी,
जो हेहुआन संप्रदाय की एक बाहरी संप्रदाय शिष्या प्रतीत होती थी। वह किसी शिकारी की तरह नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसी लग रही थी मानो वह उसकी रक्षा कर रही हो। क्या यह उच्च गुणवत्ता वाला कड़ाही हेहुआन संप्रदाय का आंतरिक संप्रदाय दाव साथी हो सकता है? बहुत संभावना है। बाईजी ने तुरंत इस फैसले की पुष्टि की। उनके जोरदार यांक्यूई ने संकेत दिया कि उनके उत्कृष्ट रूप और काया के साथ साथ उनके पास एक प्रकार का संत शरीर है। दोहरी खेती उद्योग में किसी के लिए भी, जब तक उनमें थोड़ी सी भी महत्वाकांक्षा है, वे निश्चित रूप से उसे जाने नहीं देंगे। बाईजी को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि वह हेहुआन संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय के शिष्य के दाव साथी थे। वह इस व्यक्ति को छीनने पर आमादा थी। एक ही व्यवसाय के लोग शत्रु हैं। मियाओक्सियन पैलेस और हेहुआन संप्रदाय के बीच संबंध हमेशा तनावपूर्ण रहे थे। हेहुआन संप्रदाय ने मियाओक्सियन पैलेस के मछली पकड़ने के लिए तालाब को खाली करने के दृष्टिकोण को नीची दृष्टि से देखा। उनका मानना था कि उनकी अपनी सतत विकास रणनीति दोहरी खेती उद्योग के भविष्य का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी ओर मियाओक्सियन पैलेस हेहुआन संप्रदाय को पवित्र पाखंडी के रूप में देखता था। चूंकि वे पहले से ही दोहरी खेती कर रहे थे, तो कड़ाही के जीवन या मृत्यु की परवाह क्यों करें? लीक बैचों में बढ़ते हैं, उन्हें कभी भी पूरी तरह से काटा नहीं जा सकता, है ना? मियाओक्सियन पैलेस में पली बड़ी बाईजी की हेहुआन संप्रदाय के बारे में राय और भी खराब थी। उनके विचार में वे लोग केवल अपने आप को एक धर्मी आवरण में लपेटना जानते थे। उन्होंने सतही तौर पर उचित कार्य किया, लेकिन निजी तौर पर उनकी चालें मियाओक्सियन पैलेस से भी अधिक भयानक थीं। महल में एक लोकप्रिय कहावत के अनुसार, हेहुआन संप्रदाय अपनी तकनीकों को भव्य और उच्च ध्वनि वाले नाम देने के अलावा और क्या कर सकता था? क्या स्वॉर्ड ड्रिंकिंग तकनीक का नाम बदलकर ट्रू मैनुअल ऑफ एपर्चर गाइडेड स्वॉर्ड एसेंस करने से इसका सार बदल गया? बाईजी ने उस गोल्डन कोर महिला कृषक को घृणा भरी नज़रों से देखा और अपनी नज़र कहीं और लगाने से पहले अंदर ही अंदर बड़बड़ाने लगी। वहाँ फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट मार्केट टाउन गार्ड के 2 सदस्य भी गुप्त रूप से देख रहे थे। उनकी कम खेती के बावजूद वे और भी अधिक परेशानी वाले थे। इन सभी सदस्यों के पास गठन की छाप थी। यदि कुछ भी होता है, तो फॉर्मेशन हब को स्वचालित रूप से सूचित किया जाएगा। एक बार जब सिटी प्रोटेक्टिंग ग्रैंड एरे को सील कर दिया गया, तो एक नेसेंट सोल स्टेज कल्टीवेटर भी बच नहीं सका। भले ही उसने बाजार शहर में सभी को मार डाला, फिर भी वह फॉर्मेशन कंट्रोल हब में प्रवेश नहीं कर सकी। तब तक वह केवल यूकिंग इमोर्टल संप्रदाय द्वारा जार में बंद कछुए की तरह पकड़ी जाएगी। जब बाईजी ने सड़क के अंत में लंबी पीठ को गायब होते देखा, तो उसने अपने होंठ चाटे और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह केवल शहर के बाहर एक अवसर की प्रतीक्षा कर सकती थी।